सबसे पहले आज मैं इस वेबिनार में उपस्थित साथियों मित्रों को धन्यवाद देना चाहूँगा और धन्यवाद के पात्र सबसे ज़्यादा ब्रेन कोठी के अध्यक्ष और मेरे मित्र डॉक्टर कैलाश कुमार मिश्रा जी हैं। आज मुझे अपार खुशी हो रही है कि मैं अपनी बात सहजानंद सरस्वती के संदर्भ में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में करने जा रहा हूँ। आज का मूल विषय है जो काफ़ी प्रासंगिक है, जमीन, जंगल, जनजातीय और स्वामी सहजानंद सरस्वती। चूँकि इस विषय पे बोलने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि वर्तमान समय में जो हमारी व्यवस्थाएं चल रही है, तरह तरह की भ्रांतियां लोगों में हैं, चाहे वह सहजानंद सरस्वती हों, इनके बारे में भी बहुत सी भ्रांतियां हैं। लोगों ने पढ़ा, देखा है, सुना है, अधूरा सुना, पूरा नहीं सुन पाया। इसलिए मैं आज प्रयास करूंगा कि आप लोगों को स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में मूल रूप से उनके क्या कंट्रीब्यूशन रहा है कृषि के संदर्भ में। चूँकि जो ज़मीन की बात कही गई है वह सहजानंद सरस्वती के किसान आंदोलन से संबंधित है और उसमें आगे जंगल और जनजाति की जो बात कही गई है वह झारखंड से संबंधित बातें की गई है। तो हम इसे 3 भाग में करके इसका अध्ययन करेंगे। 3 भाग में बांट करके मैं इसकी चर्चा करूंगा। पहला है स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में शुरू के 10 मिनट में लोगों को अवगत कराऊं, उनके एक लाइफ साइकिल बता दूं, कौन थे, क्या थे, कैसे उन्होंने अपने आप में बदलाव लाया, एक सन्यासी कैसे किसान नेता बने, कैसे राजनीति में गए, वगैरह वगैरह। और दूसरी चर्चा मैं करूंगा जो किसान सभा की, जिससे संबंधित किसान और खेतिहर मजदूर की बात होगी और उस पर सहजानंद सरस्वती का क्या विचार था, क्या उनका किसानों के संदर्भ में परसेप्शन था, इसकी चर्चा करते हुए और अंत में जंगल, ज़मीन और जनजाति की बात करूंगा। तो 3 भाग में बात करेंगे। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं, सहजानंद सरस्वती कौन थे। सहजानंद सरस्वती का आगमन 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के दुल्लहपुर स्टेशन के बगल में देवा गांव में महाशिवरात्रि के दिन नवरंग राय नाम के रूप में हुआ था। यानी इनका नाम बचपन का नवरंग राय था। वह महाशिवरात्रि का दिन 1889 ईस्वी बेनी राय उनके पिता थे और नवरंग राय अपने परिवार में सबसे छोटे लड़के थे। उनका पारिवारिक परिवेश जो था वह कृषि था। एक मध्यवर्गीय किसान परिवार में पैदा हुए थे और कहा जाता है कि सूर्योदय होते ही पता चलता है कि दिन कैसा होगा। बचपन से ही इनकी छवि को यह देखकर लोग अंदाज लगाते थे कि यह व्यक्ति एक दिन अवश्य अच्छा होगा, विशिष्ट होगा, अपने क्षेत्र का मूर्धन्य बनेगा। दुर्भाग्य से 3 साल बाद 1892 में इनके माता का देहांत हो गया। माता के देहांत होने के बाद इनकी जो भरण पोषण थी वो जिम्मेदारी इनकी चाची को दे दी गई, जो इनकी मौसी भी थी। आप देखे होंगे परंपराएं पहले थी कि आप मिथिला में भी देखिए, जनक की पुत्रियां 4 थीं, दशरथ के भी 4 पुत्र थे, तो एक परिवार में ही शादी विवाह कर लिया करते थे। ऐसे ही सहजानंद सरस्वती के पिताजी और उनके चाचा की शादी एक ही परिवार की 2 लड़कियों से हुई थी। तो एक तरफ से वो उनकी मौसी थीं और दूसरी तरफ से चाची भी थीं जो इनका भरण पोषण किए। इसके बाद इन्होंने बचपन में थोड़ा सा पूजा पाठ के प्रति इनकी ध्यान थी। घर के बगल में शिव मंदिर था, घंटों की आवाज़ से उठते थे, बेलपत्र जल भगवान शंकर को चढ़ाते थे। तो बचपन से ही पूजा पाठ के प्रति इनकी रुचि और लगन थी। बाद में 1898 ईस्वी में जलालाबाद बगल में ही है, वहाँ से इन्होंने मदरसा की पढ़ाई शुरू की। और चूँकि ये ब्राह्मण समाज से थे और ब्राह्मण समाज में इनका जुझौतिया ब्राह्मण थे,
जुझोतिया ब्राह्मण में आज भी अपने क्लासिकल लिटरेचर के आधार कहा जाता है कि ब्राह्मण को 12 साल के पहले ही जगोपवित्र दे दी जाती है, अतः इनका जगोपवित्र 1900 ईस्वी में हो गया था, जो 11-12 साल के बीच का ही था। तो अब ये जुझोतिया ब्राह्मण थे। जुझोतिया ब्राह्मण में भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, जिसमें जुझोतिया मध्य प्रदेश के मालवा डिस्ट्रिक्ट वगैरह में इसकी काफ़ी संख्या में लोग थे। वहाँ से इनके पूर्वज लोग आकर के गाजीपुर के दुल्लापुर के देवा गाँव में बसे थे। हेनरी इलियट ने बहुत अच्छा चित्रण किया है जुझोतिया ब्राह्मण के बारे में अपनी पुस्तक में। कौन थे, कैसे थे, क्या थे, लेकिन आज मैं उधर नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन ब्राह्मणों का जो हेनरी इलियट ने ब्राह्मणों के 10 विभाग बताया है, 5 पंचगौर ब्राह्मण और 5 द्रविड़ ब्राह्मण। तो उसी 5 गौर ब्राह्मण में जुझोतिया ब्राह्मण भी आते हैं, भूमिहार ब्राह्मण आते हैं, सनाड्य आते हैं, सरवड़िया आते हैं, कनौजिया ब्राह्मण वगैरह लोग आते हैं। उसी में स्वामी सहजानंद सरस्वती का इसमें आगमन हुआ और पैदा हुए। तो यह वे एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए। मित्रों, यहाँ बताना चाहूँगा कि भूमिहार ब्राह्मण की जहाँ तक बात है, वह ब्राह्मण का ही एक रूप है। भूमिहार तो एडजेक्टिव है, वो ब्राह्मण की विशेषता बताती है। आप लोग अवगत हैं कि ब्राह्मण का कार्य क्या था? 6 कार्य थे। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, पढ़ना पढ़ाना, दान लेना, दान देना। समय अंतराल के बाद ब्राह्मण का वर्ग 3 कार्य को छोड़ करके पठन पाठन से हट गया, दान लेने में विश्वास नहीं करने लगा, यज्ञ करने में विश्वास नहीं करा। यानी कहने का तात्पर्य है कि वह अपने ब्राह्मणत्व को ध्यान में रखते हुए जो पौरोहित्य कार्य से वह अलग हो गया और वह कृषि कार्य को अपना लिया। तो जो कृषि कार्य को अपना लिया वही ब्राह्मण भूमिहार ब्राह्मण कहे गए। अब इस पर बहुत सी आलोचनाएं हैं। एक दिन मैं कैलाश मिश्रा जी से कहूँगा कि वर्ण व्यवस्था पर ही एक पूरी समय रखी जाए तो चर्चा की जाएगी इस पे। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भूमिहार और ब्राह्मण क्या है। ब्राह्मण का वह वर्ग जो कृषि कार्य को अपनी प्राथमिकता दिया, वह पढ़ने पढ़ाने से दूर हटा, दान लेने से अलग हट गया, पौरोहित्य कार्य से अलग होकर के पूर्णतः कृषि कार्य में संलग्न हो गया। यानी ब्राह्मण के 6 कार्य में 3 कार्य को परित्याग कर दिया, 3 कार्य को वह लेकर के अपने जीविकोपार्जन के साधन के रूप में कृषि कार्य को संपादित किया और वह लोग भूमिहार ब्राह्मण कहलाए। यानी भूमिहार विशेषता बतलाती है ब्राह्मण को। ऐसे तो ब्राह्मण के बारे में बहुत सी बातें कही गई है, 10विध ब्राह्मण से लेकर के है। हर स्टेट का ब्राह्मण अपना अपना है। भूमिहार ब्राह्मण, जुझोतिया ब्राह्मण, बंगाली ब्राह्मण वगैरह वगैरह है, लेकिन उसकी चर्चा आज करने की ज़रूरत नहीं है। साकल द्वीपी ब्राह्मण से लेकर के और चित्पावन, नंबूद्री, ये हर स्टेट का अपना अपना कुछ कुछ था, लेकिन उसकी चर्चा आज हम नहीं करेंगे। इसलिए यह है ब्राह्मण परिवार से थे। अब स्वामी सहजानंद सरस्वती पढ़ने में इतने तेज थे कि वे लोअर और अपर प्राइमरी के 6 वर्षों की पढ़ाई 3 वर्ष में समाप्त कर दी। चूँकि मैं शुरू में कहा था कि सूर्योदय से पता चलता है दिन कैसा होगा। और मिडिल 1904 में मिडिल की परीक्षा पास की और पूरे उत्तर प्रदेश में यह 6ठा स्थान प्राप्त करके उन्हें छात्रवृत्ति भी प्राप्त हुई। परिवार के लोग, चूँकि बाल विवाह तो उस समय होता ही था, लेकिन फिर भी बाल विवाह की सीमा को पार करके 15-16 साल की अवस्था में इनके परिवारों ने मैट्रिक के समय थे और इनकी शादी कर दी गई। चूँकि इनका शुरू से कुछ स्वभाव वैराग्य की ओर लग रहा था, वैराग्य बनना चाहते थे, सामाजिक दायित्व को न निभाते हुए वैराग्य की ओर अग्रसर होना चाहते थे। तो इसको देखते हुए उनकी शादी कर दी गई। लेकिन दुर्भाग्य से 2-2.5-3 महीने के बाद ही उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और मृत्यु के उपरांत इनको वैराग्य बनने का आधार भी मिल गया और वो गर्मी में बनारस, हरिद्वार की यात्रा किए और सन्यासी बनने के क्रम में घर से छोड़कर भागे। बीच में फिर लंबी बातें हैं, परिवार वालों ने पकड़ कर लाया, फिर लौट करके आए, फिर स्कूल में एडमिशन इनका कराया गया। लेकिन जो नदी की बाढ़ और तूफान की जो हवा की झोंकों को कब तक आप रोक सकते हैं? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने
नहीं माना। पुनः उनकी, चूँकि परिवार तो चाहते हैं कि मेरे बच्चे सन्यास क्यों बने, तो पुनः उनके परिवार वालों ने उनकी शादी के लिए उनकी ही साली पत्नी की बहन से बातचीत करने लगे। और इस बात को जानकारी स्वामी सहजानंद सरस्वती की हो गई और उन्होंने घर छोड़ करके अपना परित्याग किया। महाशिवरात्रि के दिन घर से प्रस्थान हो गए और वे काशी पहुंच गए। काशी पहुंच करके 10 नामी सन्यासी स्वामी अच्युतानंद सरस्वती से दीक्षा ग्रहण की और दीक्षा ग्रहण करके स्वामी सहजानंद सरस्वती जो नवरंग राय थे, नवरंग राय से स्वामी सहजानंद बन गए। अब 1907 के बाद से ये भगवान की खोज में लग गए। अपने गुरु की आशीर्वाद से पूरे भारत में भ्रमण शुरू कर दिया और भगवान की खोज में लग गए। फिर 1908 में पूरे तीर्थों का भ्रमण किया, पैदल की उस समय बात थी। पुनः लौटकर बनारस आए 1909 में और काशी पहुंच करके दशवमेघ घाट पर स्थित दंडी स्वामी अद्वैतानंद सरस्वती से दीक्षा की और दंड ग्रहण करके दंडी स्वामी बने। अब मित्रों, एक लग रहा होगा कि दंडी स्वामी क्या होते हैं, तो इसके बारे में भी मैं 2 मिनट में बता देता हूँ। दंडी स्वामी जो हैं वो सन्यासियों का एक प्रकार है जो अपना दंड धारण करते हैं। दंड क्या है? दंड एक सूचक है। यह क्या है? विष्णु के लिंग का सूचक है और वही उसे ही दंड को ब्रह्म दंड के नाम से जाना जाता है। इस जो दंड होता है उसमें श्री यंत्र और के साथ साथ जगो पवित्र वगैरह बांध करके रखा जाता है। बड़े पवित्रता के साथ रखा जाता है, कपड़े में ढक करके रखा जाता है। तो ये दंडी स्वामी बन गए। अब दंडी स्वामी में के बारे में भी बताया जाता है कि दंडी स्वामी जो दंड होता है वो गांठों का होता है। तो दंड का की आकृति बताई जाती है कि उसकी आकृति व्यक्ति के जो संन्यास लेते हैं उसके शरीर के बराबर होता है। तो उसमें गांठ होते हैं। गांठ 6 गांठ के भी होते हैं, 8 गांठ होते हैं, 10 गांठ होते हैं, 12 गांठ होते हैं और 14 गांठ के भी वो दंड होते हैं। गांठ का मतलब हम लोग जो कहते हैं बांस के डंडा होता है उसमें पोर होता है, पोर की काउंटिंग की जाती है। और 6 जो गांठ वाला जो डंडा होता है उसे सुदर्शन दंड के नाम से जाना जाता है। 8 गांठ का जो दंड होता है उसे नारायण दंड के नाम से जाना जाता है। 10 गांठ का जो दंड होता है उसे गोपाल दंड के नाम से जाना जाता है और 12 दंड के जो होता है उसे वासुदेव दंड के नाम से जाना जाता है। और जो 14 गांठ का जो दंड होता है उसे अनंत शेषनाग दंड के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब एक चर्चा स्वामी जी की कोई भी साहित्य में नहीं है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने दंड धारण किया तो कैसा दंड धारण किया, कौन सा दंड धारण किया, लेकिन यह दंड उनकी ऊंचाई के बराबर होता है। तो दंड की महत्ता अलग है। बिना दंड के स्वामी चल नहीं सकते हैं। यानी कहने का इसको बड़ा अच्छा कहा गया है कि शास्त्र में कि जो गाय के रंभाने का आवाज़ जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक ही ब्राह्मण बिना दंड सन्यासी बिना दंड के जा सकता है। उससे ज़्यादा जाने के बाद सन्यासी अशुद्ध होते हैं और ऐसे यात्रा नहीं करना चाहिए। इसलिए दंडी सन्यासी जो होते हैं वह दंड को हमेशा अपने साथ लेकर चला करते थे। शंकराचार्य की भी छवि में आप देखेंगे, जहाँ उनकी प्रतिमा होगी वहाँ पर उनका दंड होता था जो ध्वजा के साथ बंधा हुआ वस्त्र में ढका हुआ होता था। तो ये उनकी सन्यास बनने की हो गई। अब इस सन्यास में जब दंडी बन गए तो दंडी बनने के बाद इन्होंने अध्ययन की इनकी बड़ी रुचि जगी। इन्होंने अपने जो क्लासिकल लिटरेचर था उस समय का, महाभारत था, पुराण था, वेद था, साथ साथ विज्ञान, कौमुदी, न्याय, दर्शन, मीमांसा वगैरह वगैरह के अध्ययन करने के लिए ये भारत में अपने गुरुओं की खोज में चले जहाँ से इनका अध्ययन हो। तो काशी से लेकर दरभंगा तक संस्कृत, साहित्य, व्याकरण, न्याय और मीमांसा का गहन अध्ययन किया। आपको मैं बता दूं मित्रों, जानकर खुशी होगी कि दरभंगा भी कभी ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र रहा था। आप नालंदा, विक्रमशिला, उद्वंत नगर, बौद्धकालीन समय के तो ये सब बातें हैं ही, लेकिन दरभंगा भी बहुत बड़ा ज्ञान का केंद्र रहा है जिसका चर्चा आप लोग छोटे मोटे रूप में जानते होंगे, शंकराचार्य और मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ।
परिणाम स्वरूप मंडन मिश्र को उठा से ले जा करके और श्रृंगेरी मठ के प्रथम शंकराचार्य के रूप में उनको शंकराचार्य पदस्थापित किए थे। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने दरभंगा में चित्रधर मिश्र से न्याय दर्शन का अध्ययन किया, बालकृष्ण मिश्र से इन्होंने मीमांसा का अध्ययन किया और मीमांसा का अध्ययन करके अपने शास्त्रों का अध्ययन किया। अब यहाँ एक बात और थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि उस समय बनारस काशी में एक ऐसी माहौल बनी हुई थी कि दंड धारण केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं, अन्य जात के लोग नहीं कर सकते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जब दंड धारण करने लगे तो वहाँ का लोगों ने इसका विरोध किया और विरोध करने के बाद फिर सहजानंद सरस्वती से शास्त्रार्थ हुई। शास्त्रार्थ के परिणाम स्वरूप इन्होंने सिद्ध किया कि जो भूमिहार ब्राह्मण हैं वो भी ब्राह्मण ही हैं और वो दंड धारण कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप उनका दंड हुआ। अब इस बीच में उन्होंने कुछ लेखन कार्य शुरू कर दिए। 1913-14 के बीच उन्होंने भूमिहार ब्राह्मण परिचय लिखा। चूँकि जो समाज में व्याप्त अनियमितताएँ थीं, भूमिहार ब्राह्मण, ब्राह्मण भूमिहार, इसको दूर करने के लिए, उस भ्रम को समाप्त करने के लिए उन्होंने लगभग 350 पेज की एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है भूमिहार ब्राह्मण परिचय। 1914 में वह लिखी। उसके बाद चूँकि वह थोड़ा सा विस्तृत था, उतना लोग समय नहीं दे पा सकते थे या नहीं पढ़ सकते थे, इसलिए उन्होंने दूसरी पुस्तक उसी को परिमार्जित करके थोड़ा शॉर्ट करके और ब्रह्मर्षि वंश विस्तार निकाला। तो जिस व्यक्ति को इस भ्रम हो कि भूमिहार और ब्राह्मण क्या है, तो वह उस पुस्तक को पढ़ करके उससे ऊपर आ सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि उस समय उन्होंने कुछ पत्रिकाओं में अपना लेख भी लिखना शुरू कर दिया था। उस समय भूमिहार ब्राह्मण मासिक पत्रिका थी जो मुजफ्फरपुर से निकलता था, उसमें भूमिहार ब्राह्मण में इन्होंने अपने काफ़ी लेखन शुरू किया। अब ये देखिए, एक तरफ अब यहीं से उनके लाइफ में टर्निंग आता है। चूँकि इन्होंने जो धर्म दर्शन अध्ययन का ज्ञान लेकर के एक सन्यासी बन गए, एक दंडी सन्यासी बन गए, लेकिन 1919 में जो जालियांवाला बाग कांड हुआ, उस कांड के बाद यह देखा गया कि उनमें एक मौलिक परिवर्तन आया और 1920 में महात्मा गांधी जी का पटना में पदार्पण होता है और 1920 में 5 दिसंबर को मजहुल हक के निवास पर आपके गांधी जी ठहरे हुए थे। सहजानंद सरस्वती वहाँ गए, उनसे गांधी जी से वार्तालाप हुई और वे अपना संन्यास में कूद गए, संन्यास की ओर अग्रसर हो गए, छोड़ करके स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने लग गए। अभी देखिए, इस बीच के पीरियड में 1-2 घटनाएं आती हैं कि क्यों एक सन्यासी को स्वतंत्रता संग्राम में जाने की ज़रूरत पड़ी और वह स्वतंत्रता संग्राम आगे बन करके स्वामी सहजानंद सरस्वती को किसान सभा की ओर खींचा, किसान सभा की ओर प्रेरित किया और बाद में इन्होंने किसान सभा को संगठित करके इन्होंने अपना विस्तृत आंदोलन चलाया। तो इसमें 1-2 घटनाएं हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अपने मेरा जीवन संघर्ष में इसकी चर्चा किया है कि गाजीपुर के बिशंभर के पास एक मौरा गांव था, जहां 60-70 साल के मृत हलवाहे को देखा, टूटी झोंपड़ी में ज़मीन पर पड़ा था। इन्फ्लुएंजा की बीमारी और जारस का मौसम था। कमर में सिर्फ एक लंगोटी थी, ओढ़ने के लिए भी कुछ नहीं था, ना ही बिस्तर, ना ही चारपाई, नहीं दवा नदारत, कफन की भी उम्मीद नहीं थी। लाखों रुपए की दौलत पैदा करने वाला मजदूर की यह दशा। स्वामी जी के दिल में एक उद्गार व्यक्त हुआ कि यह तो घोर अन्याय है, ऐसी निर्दयता, ऐसी लूट। ये उन्हीं की उक्ति है, उन्हीं के एक्चुअल कोटेड है, तो मैं आपको सुना दिया। दूसरी घटना मुंगेर के चकाई थाना का था। वहाँ पर संथालों का, जो हम आगे चर्चा करेंगे, संथालों का कैसे शोषण होता था, तो वहाँ पर शोषण बनियों के हाथ हो रहा था। तो संथालों के जो हमारे ट्राइब्स थे, जो जनजाति थे, उन जनजातियों की जो दशा को देखी और इस घटना के बाद उन्होंने सोचा कि ये सन्यास, मुनि लोग, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा है कि मुनि लोग तो जंगल में रह करके एकांतवास करते हैं और अपने लिए जीते हैं, अपने लिए मरते हैं, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा। मैं समाज में रहूँगा, समाज के लिए करूँगा और समाज के साथ अपना ज़िंदगी व्यतीत करूँगा। परिणाम स्वरूप उनके ज़िंदगी में बड़ी एक टर्निंग आई। वहीं पर उन्होंने लिखा है
जो मजदूरों की स्थिति को देखा, जो आदिवासियों के शोषण की स्थिति को देखा, वह जो किसानों की, मजदूरों की स्थिति को देखा, तो उन्हें बड़ा अच्छा लिखा है कि यह जुल्म, यह लूट, यह हृदयहीनता जिसके जीवन में धनियों और सत्ताधारियों के लिए भोग विलास का सामान और लाखों के खाने के लिए गेहूं मलाई पैदा की, उसकी यह दशा कफन तक नदारत। ऐसी तपस्वी और त्यागी को दूध गेहूं पैदा करके भी स्वयं न खाया, किंतु दूसरों को दिया, उससे इसके प्रति ऐसा व्यवहार, इस समाज को बदलना होगा। यह सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ी अहिंसा, सबसे बड़ा सत्य है। इन्हीं किसानों की सेवा करते करते मरना होगा। इसे छोड़ मेरे दिल में और कोई भगवान नहीं है, मेरा भगवान तो वही है। और वे अपने आप को भगवान किसानों को मान लिया। क्योंकि मंदिर, मस्जिद, तमाम धर्म स्थलों पर भगवान को खोजा, कहीं नहीं मिला। अंत में इन्होंने कहा कि मैं उसी किसान को भगवान मानूंगा जो कि भगवान जो कि लोगों को भोजन कराता है। बल्कि यहाँ तक स्वामी सहजानंद सरस्वती ने आगे लिखा है कि भगवान भी भूखे रह जाएंगे यदि किसान के अन्न के द्वारा उनका भोग नहीं लगाया जाए। तो जो भगवान हैं उनसे भी हमारा किसान श्रेष्ठ भगवान है। अतः मैं ये सभी को छोड़ करके किसानों की सेवा करूँगा। और उन्होंने राजनीति में प्रवेश कर गए। 1922 में स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में ये गिरफ्तार हुए और पहली बार जेल गए। 1 साल के लिए जेल में इनका निवास हुआ। फिर 1923 ईस्वी में ये सिमरी भोजपुर में आए और भोजपुर में रह करके इन्होंने गांधी जी की प्रचार की, गांधी जी की चरखा चलाया। क्योंकि गांधी जी के विचारों से कुछ हद तक तो ये सहमत थे, बाद में विरोध हुई, विरोध की भी चर्चा आगे करेंगे। तो इन्होंने चरखे चलवाना प्रारंभ किए और उस बीच में इन्होंने एक 1200 पृष्ठ की कर्मकलाप पुस्तक लिखी। अब देखिए, अब यहाँ पर थोड़ी सी बात मैं बताना चाहूँगा कि ब्राह्मण लोग क्यों इनसे नाराज हो गए। स्वामी सहजानंद सरस्वती से ब्राह्मण लोग क्यों नाराज हो गए? वे लोग इसलिए नाराज हो गए कि जो उनका पौरोहित्य कार्य था, जिस पर उनका एकाधिकार था, जो कि संस्कृत में हुआ करता था, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग होता था, सामान्य व्यक्ति का वो के समझ से ऊपर की बात थी। तो सहजानंद सरस्वती ने कर्मकलाप 1200 पेजों को लिख करके यह एक जिंदगी जीने से लेकर के मृत्यु, विवाह, तमाम संस्कारों की चर्चा करते हुए सरल भाष्य में उसको एक किया, प्रकाशित कराया। परिणाम स्वरूप ब्राह्मण तो कहे कि हमारे जीव को उपार्जन का साधन ही खत्म हो जाएगा। जो पौरोहित्य कार्य करते थे वे लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे। इसके बाद फिर ये देखा गया कि 1927 ईस्वी में, क्योंकि ये स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था और किसानों के प्रति इनकी रुझान आ रही थी, तो 1927 ईस्वी में पटना से पश्चिम ईस्टर्न रेलवे के एक बिहटा रेलवे स्टेशन है, स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर 12 बीघे का एक प्लॉट सीताराम थे जो उन्होंने दिया, इसलिए उसका नाम सीताराम आश्रम बनाया गया। और 1927 ईस्वी से सीताराम आश्रम में स्वामी जी का अस्थायी निवास बन गया और वहाँ पर उन्होंने अपना रहना शुरू कर दिया। अब उन्होंने किसान सभा के संशोधन में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि मैं किसानों के प्रति काम करना चाहता था, लेकिन समझ में नहीं आया कि कैसे करूं, समाज क्या कहेगा। बहुत तरह की भावनाएं आई थी, लेकिन अंततः इन्होंने 1927 ईस्वी में पश्चिमी पटना किसान सभा की स्थापना की। क्योंकि पटना किसान सभा बिहटा से पटना पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर पर सोन नदी है, सोन के बाद वह भोजपुर का क्षेत्र आता था। तो उन्होंने पश्चिमी पटना किसान सभा की स्थापना की और वहाँ से उन्होंने अपने किसान सभा का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। लेकिन पूर्ण रूप से 1928 में 17 नवंबर को इन्होंने अब पटना पश्चिमी किसान सभा था उसको विस्तृत रूप दे करके इन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन के नाम से बनाया और सोनपुर मेले में इसका सेमिनार कॉन्फ्रेंस किए, पहला कॉन्फ्रेंस वहाँ पर किया। फिर इस तरह से यह क्रम चलता चला गया। 1930 में गांधी के नमक कानून के आंदोलन में इन्होंने सहयोग लिया और सहयोग करके विक्रम में फिर वहाँ पे नमक बनाया और उनकी 6 माह के लिए कारावास हुई। कारावास के दरमियान इन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया और उन्होंने वहाँ पर एक पुस्तक लिखी, गीता हृदय। गीता हृदय इनकी अनमोल कृति है।
गीता पर बहुत भाष्य पढ़े हैं, हम भी पढ़े हैं और लोग भी पढ़े होंगे, लेकिन जो स्वामी सहजानंद सरस्वती का गीता हृदय नहीं पढ़ा उसे पढ़ना चाहिए। जो गीता में इन्होंने जो पुस्तक गीता हृदय लिखी है, मार्क्सवाद का जो न्यू मार्क्सिज्म की चर्चा उसमें की है। मार्क्स के विचार से अवगत जरूर थे, लेकिन वहाँ पर भी उनकी आलोचना की है। तो गीता हृदय की उन्होंने वहाँ पर रचना की। फिर उनका क्रम आगे बढ़ता है, किसान आंदोलन का क्रम दौर चल रहा था। उसी तरह 1934 में उत्तरी बिहार में, बहुत बड़ा बिहार में भूकंप आया। भूकंप के परिणाम स्वरूप ये भूकंप में जो रिलीफ कमेटी थी, रिलीफ कमेटी के सदस्य बनाए गए और उसमें इन्होंने कार्य करना शुरू किया। और गांधी जी भी उस आंदोलन में पहुंचे थे। गांधी जी के आंदोलन में उसमें आए थे रिलीफ के लिए। परिणाम स्वरूप स्वामी सहजानंद सरस्वती ने गांधी जी से कुछ शिकायत की। शिकायत का ये था कि जो रिलीफ के लिए फंड सरकार के द्वारा, तात्कालिक सरकार के द्वारा दी जा रही थी, वह उसका बंटवारा उचित तरीके से नहीं हो रहा था। और दरभंगा महाराज के जो मैनेजर थे, जो उनके गुमिस्ते थे, उनके जो ब्राइल थे, वो पुराने लगानों में उस सामान को सेटल कर रहे थे। तो गांधी जी ने जैसे ही उनको इसकी चर्चा की तो उनको गांधी जी ने कहा कि ठीक है, देख लेंगे। लेकिन गांधी जी की बात से उनकी संतुष्टि नहीं हुई, इसलिए स्वामी सहजानंद सरस्वती ने वहाँ भी कहा है कि मैं गांधी की बनाई गुरु भक्ति को मैं लात मारता हूँ, ऐसे मैं रूप में मैं काम नहीं कर सकता हूँ। परिणाम स्वरूप वो गांधी से उनकी विरोध शुरू हो गई। फिर 1935 में पटना जिला कांग्रेस के अध्यक्ष बने और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की गठन की बात की। और 1936 में अखिल भारतीय किसान महासभा का गठन किया, जिसका प्रथम सम्मेलन लखनऊ में हुआ था और वहाँ उस अधिवेशन का अध्यक्ष बने। फिर इस तरह से क्रम चलता चला गया, क्रम चलता गया। इसकी कोई ये नहीं है, किसान सभा के संदर्भ में वे काम करते चले गए। लेकिन इन्हें फिर से किसान सभा को आगे करते हुए, चूँकि कांग्रेस के भी सदस्य थे, कांग्रेस की सदस्यता थी, तो कांग्रेस के लिए भी काम कर रहे थे, आज़ादी के लिए भी काम कर रहे थे। लेकिन 1940 में उस समय और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिए गए थे। और कांग्रेस से निष्कासित करने का परिणाम यह था कि ये स्वतंत्र रूप से अपने समय को किसान सभा के ऊपर दे रहे थे। और किसान सभा को देते हुए इन्होंने कांग्रेस के साथ 1940 में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन जो किया गया 1940 में 19-20 मार्च को तात्कालिक बिहार के रामगढ़ में। और वहाँ पर इन्होंने 19 मार्च को 2 खेमे हुए। समझौता विरोधी सम्मेलन में एक तरफ कांग्रेसियों का दल था, जिसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, कृष्ण सिंह वगैरह वगैरह। उसके अध्यक्ष थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब थे, कामाख्या नारायण भी थे। दूसरे तरफ स्वामी सहजानंद सरस्वती के खेमे में जो थे सुभाष चंद्र बोस थे, जोगेंद्र शुक्ल थे, शार्दुल विक्रम सिंह थे, कामत थे, किशोरी प्रसन्न सिंह थे, जदुनंदन शर्मा थे, NG रंगा थे, धनराज शर्मा थे, शिलभद्र आदि, सोली बाल्टीवाला वगैरह वगैरह। यानी कहने का मतलब इनके ग्रुप के जो किसान सभा से संबंधित, चूँकि एक किसान सभा तो अब हर एक प्रांत में अपने प्रांतीय सभा का विस्तार किया या अखिल भारतीय स्तर पर काम होने लग गया, तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो किसान सभा के रिप्रेजेंटेटिव थे वो सभी स्वामी सहजानंद सरस्वती के पक्ष में आए। और अंत में यह हुआ कि यहाँ पर संपूर्ण आज़ादी के लिए कोई समझौता नहीं हुई। और किसान सभा में इतना जोर हुआ कि बिहार प्रांतीय किसान सभा था वह 1935 में जो लगभग 80,000 सदस्य थे वह 38 में 2,50,000 हो गए। और अखिल भारतीय जो किसान सभा था उसमें सदस्यों की संख्या 1938-39 में 5,47,000 हो गए, जो काफ़ी मात्रा में बढ़े। जिसमें कि किसान सभा के सदस्य में सबसे ज़्यादा बिहार में 2.5 लाख थे, पंजाब में 73,000 थे, उत्तर में 60,000 थे, उत्तर प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में 53,000 थे। इस तरह कर करके पूरे अखिल स्तर पर, भारतीय स्तर पर इन्होंने अपना विस्तार किया। और फिर इसके विरोध में 1940 के बाद ये चले गए जेल। और 1941-43 में इन्होंने जेलों में काफ़ी पुस्तकों की रचना की, जिसमें कि मुख्य रूप से इनका खेत मजदूर और झारखंड के किसान
खेत मजदूर और झारखंड के किसान पुस्तक पब्लिश नहीं हो पाया, चूँकि वह है स्क्रिप्ट वाल्टर हाउजर जो हिस्ट्री के प्रोफेसर थे वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में, वो लेकर के चले गए थे। एक बात और मैं बताना चाहूँगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती पे जो काम हुआ है उसके बारे में मैं बता दूँ। सबसे पहला व्यक्ति, भारत में रिकॉग्निशन सहजानंद को हुआ या नहीं हुआ, लेकिन विदेशों में जो रिकॉग्निशन हुआ, जो उनकी पहचान बनी, वह वाल्टर हाउजर से। सोचने की बात है, वाल्टर हाउजर वर्जीनिया से बिहार के किसान आंदोलन पर शोध करने के लिए आए और 60-65 के दशक में उन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 से 1942 के बीच का पीरियड पर उन्होंने पीएचडी की और सहजानंद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई और पहला शोध उन्हीं का था। बाद में स्वामी सहजानंद सरस्वती पे जो मेरे समझ से है वो मुजफ्फरपुर की डॉक्टर रेणु शर्मा हैं, रेणु कुमारी शर्मा, जिन्होंने इतिहास विभाग में काम किया। बाद में 1991 में मैंने पीएचडी पटना विश्वविद्यालय से सहजानंद सरस्वती पर अर्थशास्त्र में की। उसी सत्र में एक अधिवक्ता हैं डॉक्टर अरुण कुमार, बिहार शरीफ में, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में किया। बाद में बीएचयू से अरुण कुमार जी किए, लखनऊ यूनिवर्सिटी से अमिताभ राय जी हिस्ट्री में किए। इस तरह से और लोग कर रहे हैं, तो उस पर शोध कार्य हुआ। तो वाल्टर हाउजर इनके मैन्यूस्क्रिप्ट को लेकर चले गए थे, लेकिन वह मैन्यूस्क्रिप्ट बाद में 94 में दिल्ली से प्रकाशित हुई, हिंदी और इंग्लिश में। वाल्टर हाउजर ने किया, बल्कि उसकी प्रति उन्होंने मुझे दिया भी था। तो इस तरह से उनका लेखन का कार्य शुरू हुआ। फिर विजयवाड़ा अधिवेशन हुआ। इस तरह से अब देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती, चूँकि किसान की बात जब हम चर्चा करेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे। 1948 में उन्होंने किसान सभा अखिल भारतीय कांग्रेस से सदस्यता से त्याग कर दिया और 1949 में एक हीरक जयंती समारोह मनाए थे बिहटा में, जिसमें उन्हें 60,000 रुपये की थैली लोगों ने भेंट किया था। इसको तुरंत तदर्थ दान कर दिए। उनको कोई लगाव इस पैसे से नहीं था, इस भौतिक सुख सुविधाओं से नहीं था, वगैरह वगैरह। तो कहने का तात्पर्य है कि 1948 में उन्होंने कांग्रेस से त्याग दी और 1950 में वे डॉक्टर शंकर नायर के घर चिकित्सा चली और मुजफ्फरपुर में ठाकुर जी के घर बेचारे 1950 26 जून को अपने ज़िंदगी से चल बसे। उनकी ज़िंदगी की समाप्ति हो गई और पुनः 26 जून को ही मुचकुंद शर्मा के निवास पर उनका देहांत हुआ। 100 को पटना गांधी मैदान में लाया गया। लाखों लोगों ने अंतिम दर्शन किए। डॉक्टर महमूद की अध्यक्षता में शोक सभा हुई थी। बहुत से नेताओं ने श्रद्धांजलि दी थी। श्री कृष्ण सेन तथा अन्य नेताओं के साथ उनके पार्थिव शरीर को बिहटा के आश्रम में लाया गया और वहीं अंतिम समाधि दे दी गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वगैरह लोगों ने भी काफ़ी शोक संदेह प्रकट किया था। तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती की 61 वर्षों की जो जिंदगी शैली थी, जीवन शैली थी, जो शुरू करते हैं एक सन्यासी से बाद में किसान के रूप में आते हैं, स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में कार्य करते हैं और करते हुए अपनी अंतिम कांग्रेस की सदस्यता भी त्यागे, गांधी के साथ विरोध भी किए, सुभाष चंद्र बोस के साथ दोस्ती भी हुई, वगैरह वगैरह करते हुए ज़िंदगी लीला समाप्त हो गई। तो हमारा एक पार्ट ख़त्म हो गया। अब उन्होंने, जिसमें उनका मूल्य था किसान ही भगवान हैं, स्वामी जी ने काफ़ी इस पर चर्चा किया है। तो अब हम चर्चा करते हैं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती की जो किसान यात्रा थी वह कैसे चली। जब किसान सभा बनी, किसान सभा में उनकी किताबें जो हैं, किताबों के लिस्ट से यह पता चल जाएगा कि उन्होंने किसान के लिए कितनी पुस्तकें लिखी हैं। तो मैं एक बार सहजानंद सरस्वती का जो साहित्य था, मुख्य साहित्य, ऐसे जब मैं शोध कर रहा था 90 के समय में, तो 42-43 छोटी मोटी पुस्तकें थीं, लेकिन बहुत सी पुस्तकें उसके बाद वाल्टर हाउजर के मरणोपरांत उनकी बेटी पटना बिहटा आश्रम में दी है और वो भी देखने लायक है। लेकिन मुख्य रूप से पहली पुस्तक भूमिहार ब्राह्मण परिचय था, फिर कर्मकलाप है, ब्रह्मर्षि वंश विस्तर है, ब्राह्मण समाज की स्थिति है, झूठा भय मिथ्या अभिमान है, गीता हृदय है, मेरा जीवन संघर्ष, किसान सभा के संस्मरण, किसान कैसे लड़ते हैं, किसान क्या करे, क्रांति एवं संयुक्त मोर्चा, झारखंड के किसान, खेत मजदूर, अब क्या हो, महारुद्र का महातांडव,
किसानों के दावे और कार्यक्रम का खरीदा, किसानों के दोस्त और दुश्मन, किसानों को फंसाने की तैयारियां, ज़मींदारी क्यों उठा दी जाए, ज़मींदारी का खात्मा कैसे हो, भूमि व्यवस्था कैसी हो, जंग और राष्ट्रीय लड़ाई। इस तरह से अंग्रेजी में भी उनकी 2 पुस्तकें थीं, रेंट रिडक्शन इन बिहार, हाउ इट्स वर्क्स, और एवोल्यूशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम्स, अदर साइड ऑफ द सिल्स वगैरह वगैरह उनकी पुस्तकें थीं, जिससे कि पुस्तकों को पढ़ने के बाद उनके आधार पर यह किया जा सकता है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती क्या थे और ये बातें थीं। अब देखिए किसान सभा जो उन्होंने बनाया, किसान सभा में 5 टियर था, 5 लेवल था। प्रांतीय किसान सभा था, जिला किसान सभा था, प्रमंडलीय किसान सभा था, थाना किसान सभा था और ग्राम किसान सभा। यानी देखिए कैसे उनमें ऑर्गेनाइजेशनल जो शक्ति थी, उन्होंने किसानों को संगठित करने के लिए प्रयास किया और गांव से लेकर के प्रांत तक, लेकिन राष्ट्र तक इन्होंने किसान सभा को तैयार किया और चलें। तो अब इसमें थोड़ी सी हम चर्चा करना चाहूँगा कि ज़मींदारों के द्वारा किसानों का जो शोषण चल रहा था, चूँकि सहजानंद सरस्वती का पारिवारिक परिवेश भी किसान था, परिणाम स्वरूप उन्होंने जो ज़मींदारों का शोषण चल रहा था उस पर उन्होंने काम किया, उसकी चर्चा की, उसके अपने किसान सभा के माध्यम से उसका विरोध किया। और 2 पुस्तक जो ब्रह्मर्षि समाज की स्थिति और ब्रह्मर्षि वंश विस्तर है, वह मुख्य रूप से हर लोगों को पढ़ना चाहिए। सभी प्रकार के ब्राह्मणों का विस्तृत इतिहास है, सभी प्रकार के ब्राह्मणों को विस्तृत इतिहास है। और ब्राह्मण समाज की स्थिति में तो वर्तमान ब्राह्मण पर बहुत ज़्यादा कटाक्ष किए हैं, बहुत ज़्यादा उनकी आलोचना करते हुए सलाह भी दिए हैं कि कैसे ब्राह्मणत्व का पतन हो रहा है, कैसे ब्राह्मणत्व का हनन हो रहा है, तो इसकी चर्चा की है। इसके बाद स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जो अपने ज़मींदार के संदर्भ में जो अपने कार्यक्रम किया, इसके लिए उन्होंने मुख्य रूप से किसानों और मजदूरों का संगठन तैयार किया, स्वयं सेवी संस्थाओं का संगठन बनाया, जाति प्रथा और अंधविश्वास के उन्मूलन के लिए पूरा प्रयास किया। इन्होंने किसान सभा के तहत महिलाओं के संस्थाओं का भी संगठन किया और इस किसान सभा की समस्याओं को प्रचार और प्रसार के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती ने काफ़ी मात्रा में साहित्य की भी रचना की। तो अब इससे देखने के बाद हम ये कहना चाहेंगे कि ज़मींदार ने कैसे किसानों पर दमन करते थे, किसानों को कैसे लूट करते थे, जो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अपने किसान आंदोलन के तहत उस सबको हाईलाइट किया है और उन्होंने प्रयास किया है। एक घटना मैं 2 मिनट में बताना चाहूँगा। बेला स्टेशन के पास की घटना है। वहाँ टिकारी महाराज का महाराजा थे, लेकिन राजा और ज़मींदार लोग छोटे छोटे थे, तो वो ज़मींदारों ने फर्जी कागजात दे करके किसानों से अपना वसूल करते थे और किसान को जो रसीद देते थे वो फर्जी था। बाद में ज़मींदारों ने उस पर विरोध किया। लंबी कहानी है लेकिन मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। सहजानंद सरस्वती ने उसका विरोध किया, विरोध कर करके फिर उसको लड़ने की तैयारी बताई और उस समय ज़मींदार जो थे वो किसानों पर बहुत ज़्यादा मुकदमा लगा दिए। अब मुकदमा की एक आंकड़ा मैं बताऊंगा आपके, राकेश गुप्त का बिहार पेजेंट्री एंड द किसान सभा पुस्तक है, उसमें बड़ा विस्तृत इस पर चर्चा की गई है, जिन्होंने मुजफ्फरपुर जिला में लगभग 32,000 मुकदमे थे, सारण जिला में 27,000 थे, दरभंगा में 27,000 थे, पूर्णिया में भी 27,255 थे, शाहाबाद में 1900 मुकदमे थे, पटना में 18,000 थे, भागलपुर में 19,000 थे, मुंगेर में 17,000 थे और गया में करीब 10,000 से ऊपर मुकदमा थे। तो उस समय ज़मींदारों का शोषण ऐसा चल रहा था कि बस सीधा ज़मींदार क्या करते थे कि किसानों के ऊपर यदि उनके अनुकूल कुछ काम नहीं हुआ तो ज़मीन की नीलामी करा देते थे। नीलामी कराने के बाद किसान केस में लड़ते थे, केस चलता था, ज़मीन नीलाम हो जाती थी। इस तरह से उनका दौर चलता रहता था। और इस बीच में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान के लिए किसान सभा के माध्यम से, चाहे वो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा हो या अखिल भारतीय किसान सभा हो, काफ़ी संघर्ष किया है, जिसमें कि मुख्य रूप से बरहिया आंदोलन, खेरा आंदोलन, मंझियावा आंदोलन, धनुआ बनुआ जंगल का आंदोलन, बरगांव आंदोलन, अमवारी छितौली आंदोलन,
देकुली, पंडौल, पररी का संघर्ष, अंकुरी, जलपुरा, ये सारे बिहार से थे। बिहटा संघर्ष, पथरा संघर्ष, ये सब डिटेल चर्चाएं की गई है और इसके बारे में हम ये नहीं करना चाहेंगे ज़्यादा। दूसरी एक सहजानंद सरस्वती की किताब है गया जिले की 2.25 माह। गया जिले की 2.25 माह में उन्होंने बड़ा अच्छा गया के किसानों की करुण कहानी का चित्रण किया है। गया के जमींदार बड़े निर्दयी थे। खैर, इसका उन्होंने अपने 2 महीने में रह कर के गया के विभिन्न गांवों में जहां जमींदार से ग्रसित लोग थे वहां पर उनका अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उन्होंने वहां से जो रिपोर्ट बताई, उस रिपोर्ट के तहत उन्होंने लगभग 43 प्रकार के टैक्स की चर्चा की है। 43 प्रकार के टैक्स जो किसानों पर, खेतिहर मजदूरों पर वह लगाया करते थे और उसको देना पड़ता था। इसकी सूची में करने में ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन तरह तरह के टैक्स उसमें थे। और इसके बाद मैं ये बताना चाहूँगा कि जो किसान सभा के तहत कैसे किसान को परिभाषित किए। जनरल सामान्य रूप से लोग सोचते हैं कि खेती करने वाले किसान हैं, लेकिन सहजानंद सरस्वती ने कहा कि किसान के तहत किसान ही नहीं, किसान मजदूर भी होंगे और किसान मजदूर भी जो खेतिहर मजदूर होंगे वो भी किसान होंगे। यानी किसान सभा के महत्व पर स्वामी सहजानंद सरस्वती कहते हैं कि किसान सभा एक ऐसी संस्था है जिसका देहातों में रहने वाले अत्यंत पिछड़े 80% जो मजदूर हैं लोगों की सेवा और प्रतिनिधित्व का दावा करता है। अतः किसान सभा ही जन समुदाय की सर्वोत्तम संस्था है। और ये बात को गांधी जी भी मान गए थे कि जब तक किसान सभा, जब तक किसानों का सहयोग नहीं होगा, तब तक स्वतंत्रता संग्राम के तहत हमें आज़ादी नहीं प्राप्त होगी। तो स्वतंत्रता संग्राम में बल देने के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती का सहारा लेकर के उन्होंने किसान आंदोलन को काफ़ी विस्तृत किया, काफ़ी विकास किया। तो इसमें बड़ी 43 तरह के जो जमींदारों के अत्याचार का वर्णन है, बड़ा पिकुलियर है। सुनेंगे तो आप ताजुब करेंगे कि जेठ के दोपहरी में किसान को बांधकर जल्दी धूप में मुगली डंडा देकर लुढ़काया जाता था। गले में जूतों का हार माला पहना करके धूप में छोड़ दिया जाता था। घुड़साल के खंभों में किसानों को बांध देते थे। माथे पर काली हांडी रख करके सामाजिक उसे अपमान किया जाता था, वगैरह वगैरह था। साग सब्जी मुफ्त लेना, दही दूध मुफ्त लेना, ग्वालों से, लोहारों से बर्तन, ठोठारों से बर्तन, धोबी से मुफ्त कपड़ा, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी प्रक्रियाएँ चलती रहती थी। तो वह स्वामी सहजानंद सरस्वती का एक शोध परक पुस्तक है जो गया जिया के 2.25 माह। तो इसमें अब किसान सभा पर बहुत सी बातें कही गई। कभी किसान सभा नकली भी किसान सभा बना, कभी लोगों के साथ जुड़े, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर काफ़ी लोगों ने इसके लिए प्रयास किया और साथ में जमींदारी प्रथा के विरोध किए। और स्वामी जी ने इसका नारा भी दिया था, अंग्रेजी राज का नाश हो, जमींदारी प्रथा का नाश हो, भावली और नगदी बंद करो, बकास ज़मीन पर कब्जा करो, बेगारी बंद करो, अत्याचार बंद करो, वगैरह वगैरह इनका नारा था। और स्वामी सहजानंद सरस्वती की जो 2 पुस्तकें हैं उसमें बड़ा सुंदर सुंदर नारा दिया गया है। इन्होंने लिखा था किसान कैसे लड़ते हैं और किसान क्या करे, किसान कैसे लड़ते हैं और किसान क्या करे। अब ये दोनों किताब को समझ करके लोगों ने, कम्युनिस्ट पार्टी वाले समझ गए कि तो हमारे आदमी हैं, CPI-ML वाले समझ गए कि हमारे आदमी हैं, और आज़ादी के बाद मरनों के बाद कम्युनिस्ट वाले अपना राग अलापते थे और CPI-ML वाले अपना राग अलापते थे। तो उनकी पुस्तक किसान कैसे लड़ते हैं, उन्होंने 16 केस स्टडी है, उनकी रिसर्च की वो एक केस स्टडी है, 16 घटनाओं की चर्चा की है विस्तृत रूप से, जिसमें कि किसान कैसे ज़मींदारों से लड़ते हैं, ज़मींदारों से लड़ने की, ज़मींदार किसानों की ज़मीन को हड़प लेते थे, नीलाम करवा देते थे। उसमें बड़ा एक जगह अच्छा कहा है कि नीलाम करने के बाद खरीदता कौन है, खरीदते तो हम ही लोग हैं। तो किसानों को संगठन बनाने की ज़रूरत है। और स्वामी जी के कुछ शब्दों का हम, उनकी जो उक्तियां हैं उसकी चर्चा करके हम किसान से संबंधित बातों को, चूँकि एक किसान सभा पर घंटों बोला जाए तो काफ़ी कम होगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती बराबर किसानों के लिए चिंतित रहते थे और गुनगुनाते रहते थे। फना के बाद हमसे बेकसों को कौन पूछेगा, मगर ए बेकसी रोया करेगी तू हमें बरसो, करेगी याद ए गम
तू हमें बाद ए फना बरसों, खिलाया है जिगर बरसों, पिलाया है लहू बरसों। तो किसानों की जो आवाज़ थी, किसान की जो आवाज़ थी, वह इससे निकलता है कि मेरे बाद ही किसानों को कौन पूछेगा। एक बात मैं और स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि लोग स्वामी सहजानंद सरस्वती पर भूमिहार होने का दावा और जातीय करने के दावा कहा जाता है। दोस्तों, आपको यह ताज्जुब होगा कि बिहार में जितने आंदोलन हुए वह सभी भूमिहार ब्राह्मणों के विरोध में ही किया। और चूँकि काशी और मगध में 72% जो थे वह जो जमींदार वहीं के लोग थे, और स्वामी जी ने सभी का विरोध किया, जिससे कि अवगत हैं। इसलिए जातीयता के आरोप की बात फिर और अलग कब से की जाएगी। फिर इन्होंने अपना लिखा किसानों के संदर्भ में कि जो अन्न वस्त्र उपजाएगा अब सो कानून बनाएगा, भारतवर्ष उसी का है, अब शासन वही चलाएगा। यह हुंकार में 1950 में पैदा किया, पब्लिश हुई थी। किसान कैसे लड़ते हैं उसकी उक्ति, चूँकि स्वामी सहजानंद सरस्वती को उर्दू की अच्छी जानकारी थी और उनकी लेखनी में उर्दू के शब्दों का प्रयोग काफ़ी होता है। उनकी लोकोक्तियाँ, जो क्षेत्रीय लोकोक्तियाँ थी, चाहे वो मगधी का हो या भोजपुरी का हो, काफ़ी लोकोक्तियाँ उनके लिटरेचर्स में मिलता है। जहाँ ऊँट का ढेर, जहाँ बूट का ढेर वहाँ ऊँट की बथानी, जहाँ सांप के बिल वहाँ पूत का सिरहाना वगैरह वगैरह काफ़ी मिलते हैं। तो इन्होंने आगे बताया है कि क्रांति की आग भूखे पेट और नंगे तन से पैदा होती है। पेट की ज्वाला पेट और शरीर को जलाने के बाद संसार को जला करके ही दम लेती है। इन्होंने फिर जमींदार के बारे में बोला है कि किसान कैसे लड़ते में ही चर्चा किया है कि जमींदार एक ऐसी पिशाची है कि किसानों के रक्त बूंद बूंद करके चूस लेती है, उसे मरना सन छोड़ देती है, और जमींदार के अमले प्लेग के कीटाणुओं की तरह जहाँ पहुँचे उसे उखाड़ देते हैं। उनके नाम से किसानों का कलेजा कांपता है। इसी में आगे उन्होंने बताया कि मिट्टी के जमींदार यदि हो तो पर भी किसान उससे डरते थे। दूसरा उन्होंने बड़ा अच्छा कहा है कि हमारा जो बादशाह किसान मजदूर है, जिसकी कमाई से बासमती गेहूं, दूध, घी, चीनी, शक्कर, कपड़े और हमारे आराम के तमाम चीज़ तैयार हो रही हैं, हमारा दूसरा बादशाह कौन? जिस बादशाह की कमाई हम खाते हैं, हम उसी की सरकार अपने मुल्क में चाहते हैं। तो एक किसान मजदूर राज्य की चर्चा इन्होंने की है। और इसके साथ साथ इन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है कि मुनि लोग तो स्वार्थी बन के अपने ही मुक्ति के लिए एकांतवास करते हैं, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। सभी दुखियों को छोड़ मुझे सिर्फ अपनी मुक्ति नहीं चाहिए, मैं तो उन्हीं के साथ रहूँगा, मरूँगा और जीऊँगा। तो अन्य साधुओं के भांति, ऋषियों की भांति एकांतवास नहीं रहे, समाज में रहें, और समाज में ही इनकी मृत्यु हुई। तो इसके आधार पर यह देखा जाता है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बहुत सी लिखी है। आज़ादी के बाद की स्थिति की चर्चा इन्होंने बहुत बृहद रूप से की है, क्योंकि किसान सभा का संयोजन में किसान मजदूर जो था उनका वो सबका सहयोग रहा था, और सबको ये लंबे वादा किए थे कि हमारा जो किसान मजदूर है वह किसान मजदूर को जब आज़ादी की प्राप्ति होगी तो इनकी सरकार बनेगी। इन्होंने लठ हमारा जिंदाबाद की भी बात कही है। इन्होंने लठ हमारा जिंदाबाद, पता नहीं पिछले 10 वर्षों के पहले बिहार में भी लालू प्रसाद जी ने लठ रैली निकाली थी। हो सकता है सहजानंद सरस्वती से लठ रैली की प्रेरणा मिली हो, लेकिन उनका लठ हमारा जिंदाबाद कहने का तात्पर्य यह था कि लठ जो है वह हमारे कोई किसानों के स्वाभिमान का प्रतीक है। वह अपने लठ के माध्यम से अपनी रक्षा, अपनी सुरक्षा, जंगली जानवरों से सुरक्षा कर सकते हैं। तो ऐसे उनकी मानना था। और स्वामी जी केवल राज्य के ही नहीं रहे थे, वह राष्ट्र के हर, चाहे वह विजयवाड़ा अधिवेशन हुआ, कोमिला हुआ, उधर बम्बई, गुजरात, बंगाल, पंजाब, बखना सिंह वगैरह सब इनके लोग अनुयायी थे, फॉलोअर थे। मैं एक छोटी सी घटना और सहजानंद के बारे में बताना चाहूँगा। आज से 15-18 साल पहले की बात है। हम लोग इन उपराष्ट्रपति कृष्णकांत जी थे, उनके यहाँ एक बुक रिलीज में गए थे। हमारे मित्र डॉक्टर अंजनी कुमार झा भी थे।
तो वहाँ जब बुक रिलीज के बाद चाय की होने लगी तो कृष्णकांत जी माननीय उपराष्ट्रपति जी लोगों से मिलने लगे, हमसे मिले, हाथ मिलाए, फिर बोले कि क्या है। मैंने कहा कि मैंने शाहजानंद सरस्वती पर शोध किया है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के बीच से 10 मीटर की दूरी पर ले गए और कहने लगे कि मेरे पिताजी शाहजानंद सरस्वती के बहुत बड़े फॉलोअर थे और मुझे बड़ी खुशी हुई। बाद में उन्होंने हमसे अपनी किताब भी मांगी, मैं किताब की प्रति भी दिया था। तो देखिए उनकी कितनी सम्मान थी। लेकिन आज मैं अंतिम में कहूँगा कि वो नेग्लेक्टेड क्यों रहें। तो कहने का तात्पर्य है कि वे काफ़ी मात्रा में किसानों के लिए मटेरियल दिया। किसानों को किसान क्या करे, उन्होंने लिखा कि जब आज़ादी मिलेगी, हमें ज़मींदारों से मुक्ति मिलेगी तो किसान क्या करे, उन्होंने पूरा अच्छा तरीके से बताया है। उन्होंने किसानों के कार्यक्रम का खरीदा, किसानों के दावे वगैरह कार्यक्रम का खरीदा, सारे नियम कानून उसमें भरे पड़े हैं और जिसके आधार पर हम किसान सभा के जो उनकी संस्मरण पुस्तक है उसमें भी उन्होंने बताया है। शाहजानंद सरस्वती को जब किसान सभा में जाते थे तो उसके लिए ज़मींदार लोग उनको फिटिन भेजते थे, शब्द यूज किए हैं उन्होंने, फिटिन भेजते थे, जीप जिसको हम कहते थे। लेकिन स्वामी शाहजानंद सरस्वती अपने आप में बड़ा शानदार शब्दों में कहा कि मैं जिस ज़मींदार की शिकायत करने जा रहा हूँ, जिस ज़मींदार की हम आलोचना करने जा रहा हूँ, उस ज़मींदार के फिटिन पर और उसके लोरी पर मैं नहीं जाऊँगा। वो बैलगाड़ी पर बैठ के जाया करते थे, बैलगाड़ी पर बैठकर किसान सभा को संबोधित करने के लिए जाया करते थे। असुविधाएं थी, गाड़ियाँ नहीं थी, फिर भी। और आज़ादी के बाद जब इनका जो पहला काल था उसमें इनको शंकराचार्य पद के लिए बहुत लोगों ने खुशामद किया था, बहुत लोगों ने कहा था। लेकिन स्वामी शाहजानंद सरस्वती तो एक ऐसे जीव थे जो किसी बंधन में बंधना नहीं चाहते थे। अपने जीवन में देखिए साधु ऋषि महात्मा से होकर के किसान आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम होते हुए और अंत में राजनीति को छोड़ करके आगे चले गए। तो एक किसान सभा से संबंधित बातें हैं। अब इसके संदर्भ में बहुत सी घटनाएं, बहुत सी ये हुई है। आज चंद्रशेखर आज़ाद का जन्मदिन भी है। तो मैं आपको बता दूं, जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी बिस्मिल और भगत सिंह थे, इन लोगों ने भी अपने फांसी के पहले चर्चा ये किया था कि काश हमें भी किसान और मजदूरों को सेवा करने का मौका मिला होता। लेकिन ये उनकी कल्पना थी, ये वो लोग चाहते थे। तो किसान मजदूर को शाहजानंद ने भगवान माना और जिसके आधार पर इन्होंने काम किया। इसके साथ साथ बहुत सी बातें कही जा सकती है। तात्कालिक उनके परिवेश में आपके जदुनंदन शर्मा थे, सिलभद्र याजी थे, कारजी थे जो बिहार में उनके साथ काम कर रहे थे। उन लोगों की भी एक से एक घटनाएं हैं, कैसे कोई स्त्री के रूप में अंग्रेज़ों से बचने के लिए भागा। तो अंग्रेज़ों का जो जुल्म था वह उत्कर्ष पर था और स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने इसके संदर्भ में बहुत कुछ नारे भी लगाए थे। कमाने वाला खाएगा, इसके चलते चाहे जो हो, इनकलाब जिंदाबाद, ज़मीन किसकी जो जोते हो बोए, अंग्रेजी राज का नाश हो, जमींदारी प्रथा नाश हो, किसान सभा जिंदाबाद, लाल झंडा जिंदाबाद। किसान सभा का झंडा भी लाल था। तो ये सभी बातें हुई। कुछ लोक नृत्य, लोकगीत की भी चर्चा स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने किया है कि वो कैसे झारखंड में, अब मैं तीसरे पक्ष पर आ रहा हूँ, जो जंगल और जनजाति की बात कही जा रही थी। तो जंगल और जनजाति के चर्चा करके संदर्भ में मैं एक कहना चाहूँगा, स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने तो अपने झारखंड के किसान पुस्तक जो 1942 में जेल में रचना की थी, मैन्युस्क्रिप्ट ही था, मैं शोध के दरमियान उसे नहीं पढ़ पाया था। लेकिन 94 में वह दिल्ली में प्रकाशित हुई तो मैं उसे परचेज किया था और पढ़ा था। उसमें उन्होंने बड़े तरीके से चर्चा किया है किसान, झारखंड के किसान कैसे लड़ते हैं, झारखंड के किसान की क्या स्थिति है। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि जो बहुत सारे किसानों के लिए बिल था उसका विरोध किए, इस सब पर 1 घंटे में बहुत कुछ बातें नहीं की जा सकती थी। लेकिन अब यह जो था, जो तिरंगा झंडा राष्ट्रवाद का प्रतीक था, वहीं लाल झंडा शोषित और पीड़ितों का प्रतीक था। और नियामतपुर जो कॉन्फ्रेंस था उसमें लाल झंडा को स्वीकृत किया गया था किसान सभा के लिए। अब हम चर्चा करते हैं आदिवासी जो झारखंड थे, झारखंड के हमारे किसान थे, जो झारखंड के किसान पुस्तक से इसकी चर्चा की गई है। अभी तो बोल सकते हैं, थके नहीं है ना आप लोग?
तो ठीक है, मैं इसके संदर्भ में बताता हूँ कि जो ट्राइबल्स जो हमारे थे, जनजाति थे, उसके प्रति सहजानंद सरस्वती की क्या विचार थी। उसे हम वनवासी भी कहते हैं, जंगलवासी भी कहते थे, क्योंकि ये लोग ज़मीन से, जंगल में ही ज़मीन बनाए और वहाँ पर उन्होंने बहुत कुछ कहा। तो ऐसे परिवेश में यह देखा जाता है कि जमीन नागवंशी राजा जो थे वो झारखंड के ज़मींदार थे, झारखंड के राजा थे। जब तो इतिहास का विषय है, मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन गुप्त काल का जब पतन होने लगा था, परिणाम स्वरूप नागवंशी राजा वहाँ के राजा बने थे। और आज नागपंचमी का दिन भी है, सौभाग्य है कि आज नागपंचमी का दिन है, और नागवंशी राजा वहाँ के राजा थे। तो उनके राज्यकाल में जो वहाँ पर शर्मा थे, जो वहाँ पर आदिवासी थे, वे काफ़ी सुरक्षित थे, फूल फल रहे थे, जंगल पर पूरा अधिकार था, किसी तरह का रिस्ट्रिक्शंस नहीं था, कोई रोक नहीं था, आसानी से वे लोग अपना जीवन भरण कर रहे थे। मुस्लिम काल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। मुस्लिम काल में भी जमींदार तो ज़मींदारी की बात तो नहीं थी, राजा लोग थे, तो उस समय भी आदिवासियों के ऊपर कोई खास शोषण तरीके का नहीं था। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश कंपनी का आगमन हुआ, अंग्रेज़ों का आगमन हुआ देश में, और ज़मींदारों की जो श्रृंखला शुरू हुई, परिणाम स्वरूप झारखंड में भी किसानों का शोषण शुरू हो गया है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने झारखंड के किसान में बड़ा तरीके से उन्होंने झारखंड का तात्पर्य, आज वर्तमान जो बिहार का पार्ट है, वो झारखंड को नहीं लिया है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने झारखंड का तात्पर्य उन्होंने बताया है, जो कि बिहार का जो आज का झारखंड, बंगाल का झारखंड, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा का झारखंड, मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ का एक वह समन्वित रूप था, जिसको उन्होंने झारखंड की संज्ञा दी थी। वह झारखंड का मतलब आज झारखंड की सरकार से नहीं था, वो तात्कालिक जो वन प्रदेश में जो लोग रहते थे, जो वनवासी थे, जो जंगलवासी थे, जो पहाड़ों की गुफाओं में रहते थे, कंदराओं में रहते थे, उसको उन्होंने स्वामी सहजानंद सरस्वती ने झारखंड में की ओस दी है। अब उस झारखंड में कैसे झारखंड के किसानों का, झारखंड के मजदूरों का शोषण शुरू हुआ है, इसकी चर्चा हम आपको बताना चाहेंगे। अंग्रेज़ों के काल से झारखंड में काफ़ी मात्रा में लोगों का आना शुरू हो गया, यानी गैर आदिवासी लोगों का प्रवेश शुरू हो गया। चूँकि जो गैर आदिवासी थे, जिसको डिकोस के नाम से कहा जाता है, और ये लोग अपने यहाँ से झारखंड में धीरे धीरे प्रवेश करना शुरू कर दिए। और झारखंड के लोगों की जो शिक्षा थी वह नगण्य था, काफ़ी कम था। आज भी लिटरेसी रेट यदि झारखंड का देखें तो सामान्य झारखंड का तो अच्छा है, लेकिन जो मूल झारखंडी हैं, जिन्हें कहा जाता है पहाड़िया है, मुंडा हो, बिरहोर हो, उड़ाव हो, खड़िया हो, तभारियाँ हो, तो ये लोग की स्थिति आज भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। और भारत सरकार ने तो 550 प्रकार की जनजातियों को आंकलन किया है, लिस्टिंग किया है, हर स्टेट्स में अलग अलग व्याख्या की गई है, अलग अलग लोगों ने किया है। तो जो डिक्कूस जो थे, ये लोग उन आदिवासियों को, उन जो ट्राइब्स, जो जनजाति है, जनजाति को हम ज़्यादा आदिवासी के रूप में ही लेना चाहेंगे, उसको ये लोग ठगना शुरू किए, उसको लूटना शुरू किए, उसको चूँकि वे लोग शिक्षा का अभाव था, इसलिए कहा गया है कि शिक्षा समाज का दर्पण होता है। तो वह जंगल में रहते थे, नंग धरंग। सहजानंद सरस्वती ने तो बड़ा अच्छा अपने झारखंड के किसान में विस्तृत चर्चा करते हुए कहा है कि जो जंगल पहाड़ में रहने वाले नंग धरंग, वो क्षेत्रीय शब्दों का काफ़ी प्रयोग करते थे। नंग धरंग, काले कलूटे रहते थे, तो ये लोग थे वहाँ पर, और इन लोगों के पास शिक्षा का अभाव था। शिक्षा के अभाव होने के कारण रहन सहन का स्तर तो वही था, और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाहरी लोगों के द्वारा आदिवासियों का शोषण होने लगा, और उसकी पठन पाठन की व्यवस्था का कोई व्यवस्था रूप से नहीं था। मिशनरी जो थे, जो क्रिश्चियनिटी था, इसने इस बात को समझा, और आप आज देखेंगे हजारीबाग का सेंट कोलंबस से लेकर के रांची के सेंट माइकल से लेकर के, और वो जितने कॉन्वेंट्स बने, वह उन्हीं लोगों की देन है, और उन्हीं लोगों के देन के माध्यम से यह देखा गया कि क्रिश्चियनिटी ने वहाँ पर पढ़ाई शुरू किया और आदिवासियों को पढ़ने का
प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य था आदिवासियों के पास, चूँकि वो जितने इंग्लिश स्कूल खुले, कॉन्वेंट खुले, उसमें आदिवासी कम, जो बाहर के डिक्कुज लोग गए, ये लोग जा कर के वहाँ जाता है और ये लोग ही उस स्कूल में पढ़ने लगे। अब देखिए, शाहजहान सरस्वती ने इस संदर्भ में अपने बताया है कि जो पढ़ाई का जहाँ तक दौर था बड़ा पिकुलियर था, चूँकि एक तरफ झारखंडी लोग को हिंदी तो आती ही नहीं थी और कॉन्वेंट से स्कूल गए वो लोग उसे अंग्रेजी पढ़ाना शुरू कर दिए। इस पर आगे शाहजहान सरस्वती ने और बहुत से अच्छी बातें कहा है। एक संस्कृत का श्लोक है जिसमें झारखंड की चर्चा की गई है, स्रोत मुझे मालूम नहीं है, कि उन्होंने बड़ा अच्छा कहा है कि अहम पत्रा पत्रम पानम सालम पत्रा इदम भोजनम सैनम खजूरम पत्राम झारखंड विद्यते। यानी कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पर धातु के बर्तन में पानी रखे जाते हों, साल के पत्ते पर लोग खाना खाते हों, खजूर के पत्ते पर चटाई पर सोते हों, वही झारखंड है। यानी जो प्रकृति की गोद में रहकर प्रकृति के साथ जो प्यार करते थे वही आदिवासी होते थे। और संभवतः साधु लोग भी इसीलिए जंगल को चुना था कि शायद आदिवासियों से प्रेरणा लेकर के जंगल में जाने लगे हों। और गौतम बुद्ध ने भी आदिवासियों की चर्चा की है, गौतम बुद्ध ने भी अपने काल में आदिवासियों की चर्चा की है। कृष्ण चैतन्य ने 1485 ईस्वी में भी रास्ते से होते हुए जब मथुरा आए थे तो झारखंड में वास किए थे, तो उस समय से भी झारखंड प्रचलित था। मुगल काल में झारखंड की विस्तृत चर्चा की गई है। उसे मुगल काल में झारखंड को कुकरा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। और अब्दुल फजल की जो आईन अकबरी है उसमें झारखंड क्षेत्र का विस्तृत वर्णन मिलता है। और आप लोग अवगत हैं कि जो अब्दुल फजल की आईन अकबरी है मुगल कालीन साम्राज्य का एक, महाभारत कहिए, रामायण कहिए, या काफ़ी प्रसिद्ध ग्रंथ कहिए, तो इसमें चर्चा की है। और इसमें मुगल साम्राज्य जो बादशाह थे 1385 से 1616 ईस्वी तक झारखंड में क्षेत्रों पर चढ़ाई भी करते रहे हैं, लेकिन उस समय के जो झारखंड के राजा दुर्जन साल थे उन्होंने काफ़ी लड़ा और अंत में बेचारे मुगल मुसलमानों के द्वारा उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और दुर्जन साल को ग्वालियर के जेल में रखा गया। तो उन्हें जो 1765 के बाद मुस्लिम से मुक्त हुआ और ब्रिटिश साम्राज्य के तहत आ गया। तो ब्रिटिश काल में आने के बाद यहाँ पर बाहरी व्यक्तियों का आगमन शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वे लोग जल, जमीन और जंगल पर काफ़ी दखल करने लग जाते हैं। लेकिन यह देखा जाता है कि आपको ये ताजुब होगा, शाहजहान सरस्वती का जो परिवेश था उस समय लेबर माइग्रेशन की बात कही गई थी। बिहार से बहुत ज़्यादा माइग्रेशन, आज का माइग्रेशन का दौर है पश्चिम की ओर, जो पश्चिमी भारत के राज्यों में लोग आ रहे हैं, लेकिन वो जो परिवेश था वह है पूर्व की ओर हो रहा था और लोग जा कर के बंगाल में, आसाम में चाय बागान में थे और उस चाय बागान में वे लोग वहाँ पर कार्य कर रहे थे। तो जब जमींदारों का शोषण और डिक्सों का शोषण होने लगा आदिवासियों पर, तो बहुत से अत्याचारी अपना नौकरी पेशा के लिए छोड़ करके और आसाम की तरफ चले गए थे। तो आसाम में 21-22% केवल छोटा नागपुर से लोग गए थे वहाँ माइग्रेट होकर के। और इसकी चर्चा भी स्वामी शाहजहान सरस्वती ने अपने किसान सभा के संस्मरण में काफ़ी किया है। और इसके साथ साथ किसान आंदोलन में स्वामी शाहजहान सरस्वती ने बिरसा मुंडा की भी गुणगान गाया है। बिरसा मुंडा ने जो आदिवासियों को संगठित करने का प्रयास किया है उसकी काफ़ी चर्चा की गई है। और इसके बाद से जो किसान आंदोलन जो हुआ था झारखंड में ज़मीन के लिए, वह मुख्य रूप से स्वतंत्रता संग्राम भी कह सकते थे और इन लोगों के बीच भी हुआ था। 1793 में तिलका मांझी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था। भूमि विद्रोह हुआ 1798 में। चेरो जनजाति के विकास के लिए भुखन सिंह द्वारा 1810 में हुआ। रघु और कांता द्वारा मुंडा जाति के लिए 1819-20 के लिए हुआ। कोल आंदोलन 1833 में हुआ। गंगा नारायण द्वारा भूमिज विद्रोह 1834 में हुआ। संथाल विद्रोह सिद्धू और कांदू द्वारा 1855 में हुआ। सिपाही विद्रोह विश्वनाथ शाही वगैरह के द्वारा 1857 में हुआ।
और सरदार आंदोलन 1875 में हुआ, 1895 से 1900 तक ताना भगत और बत्रा भगत के नेतृत्व में काफ़ी आंदोलन होते रहा। तो ये सभी आंदोलन होते रहे और लेकिन मूल आदिवासियों को उससे कोई फ़ायदा खास नहीं हो रहा था, चूँकि वहाँ पर कुछ लोग अपने जो थे, आप देखिए टाटा की बात सुनिए। टाटा स्वामी सहजानंद सरस्वती ने चर्चा किया है कि आसानी से ज़मीन मिल गई, आसानी से मजदूर मिल गया। 1907 में जमशेद जी नसरवान जी ताता ने 1907 में झारखंड में सांची में आकर के टाटा में अपना फैक्ट्री लगाया, बहुत लोगों को विस्थापित भी किया, अच्छा भी किया, कुछ लोगों को नौकरी भी दी और इस तरह से यह चलने लगा। तो झारखंड के मैं पर्टिकुलर झारखंड के जो आदिवासी थे उनके शोषण पर चर्चा करूंगा, 10 मिनट और लगाऊंगा। देखिए आज भी जो शोषण को मैं मुख्य रूप से यदि कहूँ, आज वर्तमान परिवेश में यह देखा जा रहा है कि भारत की जो परिस्थिति है 8.6% जनसंख्या जनजातियों की भारत में है और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है वह है मध्य प्रदेश का है। 1,52,00,000 लगभग लोग हैं जो 15% उनकी आबादी का है। दूसरा महाराष्ट्र में आता है 10% है। छत्तीसगढ़ में लगभग 7.5% है, 78 लाख ट्राइबल्स लोग हैं। उड़ीसा में 96 लाख हैं जो 9-10% के बीच में है। राजस्थान में 93 लाख हैं। गुजरात में भी 90 लाख हैं जो 8.6% हैं। झारखंड में करीब 87 लाख हैं जो 8.3% हैं। तो हाँ, नीचे तौर पर जाएंगे तो वहाँ के मारवाड़ी जो लोग पहुँचे, क्योंकि बाहर से आकर बसे थे, साहूकार बसे, वकील बसे, मुख्तार बसे, जो धर्मगुरु थे वह लोग, जमींदार, सरकारी ऑफिसर्स लोग झारखंड में पोस्टिंग कराते थे लूटने के लिए। खास उस जमाने जब बिहार झारखंड का दौर था तो वहाँ पर लूट के लिए लोग वहाँ पोस्टिंग कराते थे। खैर, इस सबसे ऊपर आने की ज़रूरत है। हम एक चर्चा करना चाहेंगे कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने क्या प्रयास किया था। चूँकि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कहा कि जो टी.बी. मैकाले ने शिक्षा नीति बनाई थी, जो भारतीयों को मन से गुलाम बनाने का तरीका ये था, तो झारखंड में केवल ट्राइबल्स एजुकेशन की ही के दरमियान ब्रिटिशर्स का जो कैथोलिक एजुकेशन का प्रसार हो रहा था। वे धर्म में लोगों को परिवर्तन कर रहे थे, पैसे का लोभन दे रहे थे, भोजन की व्यवस्था करा रहे थे, हॉस्पिटल्स की व्यवस्था करा रहे थे और ट्राइबल्स की जो थे जनजाति उनको धर्मांतरण किया जा रहा था। लेकिन वहाँ पर सहजानंद सरस्वती का कहना था, बल्कि सहजानंद सरस्वती ने तो कुछ आंकड़ों के आधार पर यह भी बताया है कि वहाँ पर सरकारी स्कूल की संख्या उस समय पहले से करीब 30-32 स्कूलें कम गई थी। चूँकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के स्कूल होते थे और क्रिश्चियनिटी की बोलबाला थी और वो लोग डीएम वगैरह से कह करके स्कूल बंद करा करके मिशनरी को प्रमोट कर रहे थे। तो ऐसी चर्चा भी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक में चर्चा की है। इसके साथ साथ अब इसका उपाय क्या बताएं हैं, चूँकि जो शोषण तो हो रहा था जनजातीय लोगों को और इसके शोषण के संदर्भ में सहजानंद का कहना था कि जब तक किसानों को शिक्षित नहीं किया जाएगा, झारखंडी निवासियों को शिक्षित नहीं किया जाएगा, तब तक हम उसे इस मुक्ति और शोषण से मुक्ति नहीं कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने बताया, शिक्षण व्यवस्था की चर्चा की है। आप लोग थक गए हैं इसलिए बहुत जल्दी चर्चा हम ख़त्म करना चाहेंगे। जो माइग्रेशन की बात आंकड़ा मैं बता रहा था, 33% को छोटा नागपुर से लोग बंगाल के, आसाम के चाय बागानों में काम कर रहे थे। तो झारखंडी निवासियों पर जो शोषण हो रहा था उसको खुले लूट की संज्ञा दी है और उन्होंने बताया है कि झारखंड के निवासियों का शोषण तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि उन्हें शिक्षा नहीं दिया जा सकता है। काफ़ी एग्जाम्पल भी दिया है, मछली पानी वगैरह 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 की चर्चा किया है। लेकिन इसमें उन्होंने झारखंड के किसानों को शोषण का दास्तान अपने झारखंडी किसानों से खुद सुना। उन्होंने अपने झारखंड के किसान में एक घटना की चर्चा की है कि किसी कारणवश हमारी ट्रेन लेट पहुंची। वह भाषण सम्मेलन किसानों का कर रहे थे, आदिवासियों का। लोग आ गए, 6 बज गए, अंधेरा हो गया, लोग लौटने लगे। बाद में पेट्रोल मैक्स जला करके सहजानंद सरस्वती वहाँ पहुँचे और आवाज़ जाने के बाद सारे झारखंडी उठ करके वहाँ जाड़े की रात में 11 बजे रात तक वह सहजानंद सरस्वती की भाषण सुने, 10 बजे रात तक, और वहीं आग जला करके उन लोगों ने अपना ये किया है। तो शिक्षा के संदर्भ में उन्होंने ये बताया है
एक बहुत अच्छा उपाय बताया है। कहा है कि यदि झारखंड के मूल झारखंडियों को, मूल जनजातियों को आप शिक्षा देना चाहते हैं तो उन्होंने बहुत अच्छा सलाह दिया है। और सलाह दिया था उस समय कि झारखंड में जो भाषा है, उनकी जो बोली है, वह उनके अनुकूल नहीं है। अर्थात उन्होंने यह कहा था कि वहाँ की जो मुख्य जातियाँ संथाली, उरांव, हो, मुंडा आदि हैं, इनकी क्षेत्रीय भाषा का विकास किया जाए, इनकी लिपि तैयार किया जाए, इनकी बोली भी, इनकी भाषा भी हो। यहाँ पर पदाधिकारी और अधिकारियों का भी नियुक्ति, शिक्षकों का नियुक्ति उन्हीं भाषा के जानकार लोगों की होनी चाहिए जो उनकी भाषा में बढ़ा सकते थे। लेकिन इसके बाद इन्होंने उदाहरण दिया सोवियत रूस का। सोवियत रूस में जो उन्होंने एक एग्जाम्पल देते हुए कहा कि वहाँ पर एक बहुत अच्छी जाति थी ताजिक, जो वहाँ का ट्राइब्स था, जो वहाँ की जनजातीय थे, उनके नाम से प्रसिद्ध था। तो सोवियत रूस ने, न उनके पास अक्षर थे, न उनकी लिखी पुस्तकें थीं, तो सोवियत शासन ने सबसे पहले उनके लिए वर्णमाला तैयार किया और उनके सभी तरह की किताबें लिखवाईं, उनकी भाषा में लिखी जा चुकी, और इसकी स्कूल कॉपियाँ, किताब वही पढ़ाई जाने लगी जो उनकी अपनी मूल भाषा थी। और उनका उसी में कारोबार होने लगा। और सोवियत रूस ने अपनी इस भाषा का विकास करते हुए वहाँ के जो जनजातीय थे उसको काफ़ी विकसित किया और पढ़ाई किया। यह सहजानंद सरस्वती ने अपनी खेत मजदूर में 237 पृष्ठ पर इसकी काफ़ी चर्चा विस्तृत से की है। तो इसके साथ साथ शोषण की चर्चा W. हंटर की यदि किताब कोई पढ़े, स्टैटिस्टिकल अकाउंट्स ऑफ बंगाल, उसमें वॉल्यूम नंबर 21 में है। इसमें भी काफ़ी ट्राइबल्स की जो शोषण है उसकी चर्चा की गई है। और W. हंटर ने तो यहाँ तक कहा है कि बनिए हर बात को संथालों को ठगते थे, जंगली लोग घरे भरकर शुद्ध घी लाते थे, हिंदू बनिया उसे नमक, तेल, कपड़ा और बारूद तौलने के लिए बर्तन से देते थे, तराजू की प्रयोग नहीं करते थे, बर्तनों द्वारा ही तौल देते थे। तो इससे उनके लूट होता था और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने खुले लूट की संज्ञा दी थी। और इसलिए जातीय झारखंड, इन्होंने झारखंड के किसान में 18 सूत्री मांग दिया था, 18 पॉइंट दिया था, जिसमें कि झारखंडियों को काफ़ी मात्रा में उनको दिया जाए। जैसे जलकर है, पतकर है, कटकर है, लुटकर है, ये सारे शब्द हैं, एक्चुअल शब्द हैं, जिसका मतलब जलकर मतलब हो गया मछली उछली पर जो टैक्स लगा। क्योंकि जब वहाँ पर ज़मींदारों की बढ़ने लगी, डिकुस लोग आने लग गए, तो किसान जो जंगल आदिवासी थे वे काट करके छोटा करते थे और उसे ये लोग विस्तृत कुछ पैसे ऐसे लेकर के इन्होंने कर लिया था। तो आज एक प्रश्न है कि हालांकि मैं एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में इस मुद्दा को उठाया था कि क्या बिहार के झारखंडों की जो झारखंड की जो भाषा थी उस पर उनकी स्क्रिप्ट बनी है कि नहीं बनी है। तो मुझे जानकारी मिली कि हाँ बनी तो है, लेकिन इसका ऑथेंटिक जानकारी मुझे अभी नहीं है कि पता नहीं उनकी भाषा लिपि बनी कि नहीं बनी है। तो ऐसे परिवेश में उनके लिपि के द्वारा उनका शोषण मातृभाषा का विकास करके किया जा सकता है। तो इस तरह से जमींदारों की द्वारा जो शोषण हो रहा था, डिकुसों के द्वारा शोषण हो रहा था, इसकी विस्तृत व्याख्या सहजानंद सरस्वती ने की है। इसके लिए संथाल टेनेंसी एक्ट वगैरह, छोड़नागपुर एक्ट्स भी बनाया गया था रोकने के लिए, लेकिन उस सब के बावजूद भी यह देखा गया कि बहुत सा चीज़ें उस पर नहीं हो पाया और व्यवहार अलग हो रहा था, सिद्धांत अलग चल रहे थे, दोनों में कोई तालमेल नहीं था। परिणाम स्वरूप जमींदारों का शोषण हुआ, महाजनों का भी शोषण हुआ, लीडरों का शोषण हुआ। तो बहुत अच्छा स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अपने झारखंड के किसान, करीब 300 पेज की यह पुस्तक है, वाल्टर हाउजर ने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया है। और इन तमाम किताबें जो हैं यदि एक जगह कहीं मिले तो वह मिल सकता है त्रिमूर्ति भवन में, जहाँ सुभाष चंद्र बोस के साथ उनके माइक्रो फिल्म्स भी बने हुए हैं। मैंने पढ़ा हूँ बैठ कर के, आज से 20-30 साल पहले, और उसमें उनकी डायरी का पूरा है। और दूसरा राघव शरण शर्मा बनारस में हैं, जो सहजानंद सरस्वती रचनावली करके 6 वॉल्यूम्स लगभग 3500 पेजों की हैं, उनकी मुख्य किताबों का 6 वॉल्यूम में प्रकाशन किया है। वहाँ ये सभी चीज़ें उपलब्ध हो सकते हैं। और
इस तरह से झारखंडों की मुक्ति के लिए उन्होंने बहुत सा प्रयास किया और उसमें उसका विस्तृत चर्चा भी किया है, तो इसको आप विस्तृत रूप से वहाँ देख सकते हैं। अब थोड़ी सी 5 मिनट में मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ जो सहजानंद सरस्वती से संबंधित है कि किसानों को सहजानंद सरस्वती, हमने तो ये सरल सरल भाषा में बातें कह दी, लेकिन यदि गहराई से सहजानंद के बारे में जानकारी करना हो तो उन्होंने अपनी एक आलेख वर्ग चेतना प्राप्त करें, किसान कैसे वर्ग चेतना प्राप्त करें, इसकी विस्तृत चर्चा उसमें की गई है। और किसानों को वर्ग चेतना प्राप्त करने के लिए उन्होंने सबसे पहले बताया है कि किसानों का नेता कैसा हो। किसान अपने नेता, उनकी एक आलेख है कि किसान अपने नेताओं पर कड़ी नज़र रखें। उन्होंने कहा है कि यदि आप कोई बर्तन खरीदते हैं तो उसे टनटना के बजाते, वर्ड यूज किया है, अंगुली से टनटना कर बजाते हैं और देखते हैं मिट्टी के बर्तन 2-4 रुपए की, लेकिन जब आप अपना नेता चुनते हैं, आप अपना भविष्य चुनते हैं तो कैसा हो। इसके लिए किसानों को सावधान किया है अपनी आलेख में। उन्होंने कहा है कि किसान अपने नेता चुनने के पहले नेता का पूरा वृत्तांत जाने कि कैसा नेता हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि नेता ऐसा चुने जो आपके बीच का हो, आपके पैसे से चुनाव लड़े और आपके साथ रहे। तीसरा उन्होंने बोला कि नेता आपका वैसा हो जो निर्भीक हो और निर्भीकता के साथ विचारों को प्रकट करे। चौथा, आप देखें कि आपका नेता है उसका धुन कैसा है। चौथा, नेता जो चट्टान के समान आपके सामने, आपकी समस्याओं के सामने अडिग हो। पांचवा उन्होंने बताया कि अपने जो नेता हो वह किसानों के साथ अमिट विश्वास के साथ करता हो। फिर उन्होंने छठा गुण बताया कि नेता को यदि आप चुनते हैं तो आप देखें कि बाहर का रंग क्या है, भीतर का रंग क्या है। वह आपसे कुछ बात करता है, दूसरे से कुछ और बात करता है। चूँकि सहजानंद सरस्वती का मानना था कि यदि चुनाव जीतना है, चुनाव लड़ना है, तो ऐसे परिवेश में किसान ही कार्यकर्ता हों, किसानों का अन्न हो और किसान ही चुनाव के लिए पैसा दें, तभी जो नेता प्राप्त होगा वह किसानों के लिए बात कर सकता है, किसानों के हित की बात कर सकता है। संघर्ष, अगला बताए हैं गुण कि निर्भीक भावना से काम करें। अगला बताए हैं चुनाव को व्यापार न बनाएं, जाति धर्म की बात न करें। नेता किसानों का नेता वह होगा, किसानों के नेता के पास कोई जाति धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। सभी धर्म के, सभी जातियों की उन्होंने इसमें चर्चा किया है। साथ साथ खान पान, रहन सहन की भी चर्चा किया है। यानी उन्होंने किसानों को कहते हुए, बताते हुए बताया है कि इस बातों पर खास नज़र रखें। आप देखें कि किसानों, जो आपका नेता है उसका ज़मींदारों के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है, अमीरों के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है और किसानों के पास कैसा बर्ताव हो रहा है। यदि आप इसकी बातों में फ़र्क पाते हैं तो उसे बेटोक टाक उसे टोकें, बेखौफ होकर टोकें, और जिससे कि उस नेता का कट्टा चिट्ठा खुल जाए। यह भी एक बहुत विस्तृत लेख है, ये हमारी छपी है किसी सहजानंद सरस्वती, एक महाचंद्र प्रसाद सिंह अमृत कलश लिखा है इसमें। तो वर्ग चेतना प्राप्त करने के लिए यह बहुत क्लासिकल और स्टैंडर्ड इनकी आलेख है। इन्होंने किसान मजदूरों को बहुत मतलब करते हुए ये कहा है, ज़मींदारों के रहते ज़मींदार को सुधारने का ख्याल ठग है। किसान ऐसा नहीं कर सकते हैं। जब तक ज़मींदारी नहीं जाएगी तब तक यह नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ज़मीन ही नहीं किसानों के पास नहीं रहेगी तो खाना पीना नहीं मिलेगा। और उन्होंने बोला है, भूखे भजन न होय गोपाला, ले ल कंठी ले ल माला। तो इस तरह से बकरी और सिंह, चूहा और बिल्ली की बहुत सारे उदाहरण देकर के किसानों को बुष्ट करने के लिए, उसके स्वाभिमान को जगाने के लिए, उसके सोए हुए जो रूह है उसको जगाने के लिए बहुत प्रयास किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि यदि ज़मींदारी प्रथा, पूंजी प्रथा और यह सरकार जब तक मूल से ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक नए संसार को गढ़ना मुश्किल होगा। तो इसके साथ अब हम अंतिम चरण 5 मिनट और लेंगे। 5 मिनट में मैं ये बताना चाहूँगा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती की गांधी से विरोध हो गई। चूँकि आज़ादी के पहले गांधी जी भी कहे थे कि आज़ादी होने के बाद हमें कांग्रेस की कोई ज़रूरत नहीं थी। गांधी जी की बात को फॉलो करते हुए उन्होंने भी कहा, सहजानंद सरस्वती ने भी कहा। लेकिन आज़ादी के बाद महारुद्र का महातांडव उन्होंने लिखा, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, अब क्या हो। तो ये सब चीज़ें हैं। और उन्होंने कहा कि जब आज़ादी के बाद आप जनता
कि सरकार नहीं बनी, किसानों मजदूरों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं गया, सभी जमींदार ही मंत्रिमंडल में गए। ऐसे परिवेश में कहाँ यह संभव है कि ये जनता के हित की बात करेंगे, किसानों के हित की बात करेंगे, मजदूरों के हित की बात करेंगे? यह तो इनका शोषण चलता रहेगा, शोषण होता रहेगा। इसलिए इन्होंने आज़ादी के बाद बहुत एक अच्छी इनकी सोच थी, उन्होंने संयुक्त मोर्चा की बात कहा है, संयुक्त मोर्चा की बात कहा है। किसान मजदूर की एक संयुक्त मोर्चा हो, जिसके साथ साथ अदर देन कांग्रेस की जितनी पार्टियां हों, सभी पार्टियों को उन्होंने बुलाया, सभी पार्टियों को मिला करके एक संयुक्त मोर्चा का गठन किया। और उस में संयुक्त मोर्चा में संयुक्त किसान सभा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बिहार प्रांतीय किसान सभा, फॉरवर्ड ब्लॉक, रेवोल्यूशनरी वर्कर्स, बोल्शेविक पार्टी वगैरह, ये तो करीब 16-17 ऑर्गेनाइजेशंस जो थे अदर देन कांग्रेस, इसको मिला करके इन्होंने संयुक्त मोर्चा की बात कही, जिसमें दुर्भाग्य से जयप्रकाश नारायण जी, लोहिया नरेंद्र देव और एम.एन. राय वगैरह ये लोग शरीक नहीं हुए थे। और तिलभद्र याजी जी को संयुक्त मोर्चा का संयोजक नियुक्त किया गया था और यह लगभग 1950 में की गई थी। लेकिन दुर्भाग्य से गठन करने के बाद कुछ ही दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो गई और वो हम लोगों के बीच छोड़कर चले गए। परिणाम स्वरूप संयुक्त मोर्चा उनका अधूरा रह गया। और संयुक्त मोर्चा यदि रहता तो स्वामी सहजानंद सरस्वती की संयुक्त मोर्चा कार्यरत होती या अगली लाइन को लेकर के गया होता। चूँकि जो आगे का नेतृत्व था वह कुंठित रह गया, वह आगे नहीं चल सका और परिणाम स्वरूप वो आंदोलन वहीं रह गया। आपको ताजुब होगा, आज़ादी के बाद एक कमेटी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सोवियत रूस में गई थी, जाकर के वहाँ राष्ट्रपति से मिले थे। और राष्ट्रपति से मिलने के बाद उन्होंने वहाँ चर्चा की तो राष्ट्रपति ने पूछा, किसी के बारे में चर्चा नहीं की, पूछा कि वहाँ पर एक स्वामी सहजानंद सरस्वती थे जिनको तुम लोगों ने खो दिया और आकर के आज चर्चा कर रहे हो कि हम कम्युनिस्ट राज की कामना करना चाहते हैं। उन्होंने माओ की चर्चा किया कि देखो सोवियत रूस कम्युनिस्ट पार्टी की बात को मान करके माओ ने अपना चाइना में अपने सत्ता संप्रभुता कैसे चला रहा है। तुम लोग यदि स्वामी सहजानंद सरस्वती की बात मान लिए हुए होते तो आज भारत में कम्युनिस्टों की यह स्थिति नहीं होती और भारत की यह दशा नहीं होता, भारत एक उज्ज्वल होता। खैर ये कम्युनिस्ट लोगों ने सुन करके चले आए, क्योंकि ये लोग अपनी रोना रोने वहाँ गए थे। तो कहने का तात्पर्य हमें यह था कि स्वामी सहजानंद सरस्वती एक बहुत बड़े विजनरी थे। इन पर और अन्य मुद्दों पर चर्चाएं होनी चाहिए। इन्होंने क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी हूँ और इकोनॉमिक्स की एक लाइन भी बात नहीं की। आप लोग भी कहेंगे कि पंडित जी चले और टीका फांदा नहीं किए हैं, तो मैं कहना चाहूँगा छोटी सी बात। स्वामी सहजानंद सरस्वती 1947 में आज़ादी के 3 महीने पहले पटना में किया गया था क्रेन ग्रोवर कॉन्फ्रेंस, पटना में किया गया था। उसमें स्वागताध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसके भाषण में उन्होंने कहा है कि चूँकि उस समय चीनी की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चीनी की कीमत बहुत अधिक था, इसीलिए उसे सरकार ब्रिटिश काल से ही संरक्षण दिया गया था। इसीलिए चीनी उद्योग को चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता था, संरक्षण का शिशु कहा जाता था, जो यह लगभग 85-90 तक उसको संरक्षण मिलता रहा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। तो इस पर सहजानंद सरस्वती ने कहा कि भाई ऐसा है कि चीनी की कीमत अधिक है, तो क्या इसका जिम्मेदार हमारा किसान ही है, हमारा किसान ही इसे कम कर सकता है। इन्होंने कहा कि इसके लिए ज़मींदार जो फैक्ट्री, चूँकि बिहटा में चीनी मिल था और डालमिया का चीनी मिल था, तो उस पर ही उन्होंने कहा था। इस पर बहुत विस्तृत उन्होंने उपाय बताया था, लेकिन मैं 2 मिनट में इसको ख़त्म करूँगा कह करके। उन्होंने कहा कि चीनी का जो बाई प्रोडक्ट है उसे हम बर्बाद करते हैं, चीनी का हमने बाई प्रोडक्ट बर्बाद करते हैं। जो उससे मोलेसेस पैदा होता है जिसको हम छोआ कहते हैं, उससे स्पिरिट बनाने की बात की जाए, उसके जो खोइया है उससे कागज़ बनाने की बात की जाए, और उसके जो गंदे हैं जो क्रैब नीचे बसते हैं उसे खाद बनाने के काम किया जाए। ऐसे करने से यह संभव हो सकता है कि चीनी बनाने के खर्च कम आएगा और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में हमारी चीनी की मांग बढ़ जाएगी। किसानों के संदर्भ में वहाँ तो इन्होंने यहाँ तक कहा कि चमड़ी और खून को जलाकर काला करके ऊख उपजाएगा और वह उसकी कीमत तय करेंगे बाहरी लोग, यह होने का नहीं है। याद रखें, अपना खून जलाने वाला ही उसे दर्द को समझ सकेगा, न कि बिजली के पंखे में बैठने वाले बाबू लोग। माफ़ करेंगे।
तो इस तरह से उन्होंने बहुत कुछ बातें कही हैं और उनका जो लैंड रिफॉर्म्स पे बहुत बड़ा काम था, लैंड रिफॉर्म्स के लिए उन्होंने जो सलाह दिया था वह यदि बात मान लिए होते तो आज जो भारत की स्थिति कुछ और होती। दुर्भाग्य से बिहार में आज भी लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुआ। 2009 में बंदोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट बनाई गई, उस रिपोर्ट को नीतीश कुमार जी ने पढ़ा, देखा, फेंक दिया, रख दिया, आज तक नहीं हो पाई। आज से 90 के दशक में जो जहानाबाद मध्य बिहार में रक्तरंजित क्रांति हो रही थी, उस क्रांति की यदि बात की जाए तो यदि शाहजानंद सरस्वती द्वारा सुझाए हुए जो बातें मान ली गई होती तो आज वह भी परिस्थिति आने की नहीं थी। अब थोड़े से उनकी लिटरेचर की बात कर लेता हूँ। उनके आप जानते हैं नागार्जुन बहुत अच्छे समाजवादी प्रगतिशील लेखक हुए। उनकी बलचनवा उपन्यास बहुत उत्तम अर्जे की मानी जाती है, जिसमें उन्होंने गरीबी का चित्रण हूबहू किया है। लेकिन उसकी रूप में यदि आप जाएंगे तो बैकग्राउंड जो उसकी है वह शाहजानंद सरस्वती की पुस्तकों की ही है, उनकी ही कंसेप्ट है, उनकी ही बातों को कहीं कहीं पात्र के नायक के माध्यम से कहा भी गया है। इवन आप रामधारी सिंह दिनकर को देख लें, दिनकर जी की जो साहित्य है, चाहे वह परशुराम की प्रतीक्षा हो या और जो वीर रस की जो लिखी हुई पुस्तकें हैं, उन सभी के पीछे बैकग्राउंड में शाहजानंद सरस्वती के विचार ही हैं। शाहजानंद सरस्वती के विचारों का ही उन्होंने साहित्य के माध्यम से, काव्य के माध्यम से उन लोगों ने लेख किया है, वर्णन किया है। अब लास्ट 1 मिनट में शाहजानंद सरस्वती उपेक्षित क्यों? इतने होने के बाद, इतनी लंबी पहुंच थी, इतने सुभाष चंद्र बोस से लेकर के ब्रिटिश तक लोग उनको मानते थे। सुभाष चंद्र बोस ने तो अपना गुरु माना है। सुभाष चंद्र बोस ने अपने भाषण में, ब्रॉडकास्टिंग जो भाषण हुआ उसमें पढ़ेंगे, उन्होंने अपना आराध्य देव माना है। लेकिन फिर भी नेग्लेक्ट क्यों? तो दोस्तों, नेग्लेक्ट के कारण यही था कि चूँकि आज भी जो खेतिहर मजदूर और किसानों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो विकास के मुख्य धारा से दूर ही रहे हैं। शाहजानंद सरस्वती पूरी ज़िंदगी किसान और खेतिहर मजदूरों का संघर्ष करते रह गए, इसलिए मुख्य धारा में नहीं आए। भूमिहार लोग अपने धारा में नहीं लिए, चूँकि तमाम जमींदार थे, वह बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का, चाहे वो काशी नरेश हो, चाहे टेकारी महाराज हो, अमावा हो, चाहे चंद जो बरहिया के हों या जो लोग हों, वो सभी जमींदार भूमिहार थे और इन्होंने पूरी ज़िंदगी उनके लिए लड़ाई लड़ी, इसलिए भूमिहारों के नेता नहीं हो सके। मरणोपरांत श्री बाबू बिहार के मुख्यमंत्री बने। शाहजानंद सरस्वती के लिए क्या किए? कुछ नहीं किए, क्योंकि वो भी विक्षुब्ध थे इनसे। राजनारायण पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भूमिहार के बहुत बड़े नेता बने, इन्होंने क्या किया? मनोज कुमार सिन्हा जी रेल मंत्री बने। एक प्लेटफॉर्म के नाम के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से भी मिला था, तो कहीं कह रहे आप लोग अपने पैसा से कर लीजिए। एक प्लेटफॉर्म, एक रेलवे स्टेशन का नाम तो इन्होंने नहीं करा सके। और शिलभद्र याजी जी उनके खास ये थे, जदुनंदन शर्मा थे, कार्यानंद शर्मा थे, ये लोग उनके साथ थे। तो इस तरह से विरोध में रहे। ब्राह्मण लोग इनका विरोध करते रहे, इसलिए कि क्रम कलाप सरल भाषा में लिख करके उन्होंने पौरोहित्य का अधिकार भूमिहार ब्राह्मण को भी दे दिया और भूमिहार ब्राह्मण भी पौरोहित्य करने लगे। हमें सौभाग्य मिला कि हमारी शादी हमारी पत्नी के नाना ने ही कराए थे। तो इस तरह से ब्राह्मण लोग भी नाराज़ हो गए, भूमिहार लोग भी नाराज़ हो गए। नेताओं की दरबारी किए नहीं, कांग्रेस में दरबारी कभी नहीं किए। परिणाम स्वरूप कांग्रेस की सरकार रही, कुछ मिला नहीं। कांग्रेस समझते हैं कि हमारे नहीं हैं, कम्युनिस्ट की जो कुछ लोग थे हमारे नहीं हैं, और विरोधी समझते हैं कि हमारे नहीं हैं। परिणाम स्वरूप शाहजानंद सरस्वती आज भी उपेक्षित, समाज के लिए उपेक्षित ही रहे हैं। लेकिन जो उनकी कंट्रीब्यूशन है उनको भूला नहीं जा सकता है, उनको याद करने की ज़रूरत है। युवा वर्ग को उनके साहित्य को पढ़ने के लिए ज़रूरत है। और वर्तमान में जो अभी शाहजानंद के नाम पर 50 संस्थाएं बिहार और उत्तर प्रदेश में चल रही है, समाज के नाम पर, शाहजानंद के नाम पर, लेकिन वह सब केवल राजनीतिक संतुष्टि के लिए है, वोट बनाने के लिए है, मूर्ख बनाने के लिए है। शाहजानंद के नाम पर उनको नाम बेच करके और खाने के लिए हैं। ऐसे नेताओं को भी हमारे वर्तमान परिवेश के जो किसान हैं, मजदूर हैं, जातीय हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए, उन लोगों को समझना चाहिए कि ऐसे लोगों से होशियार रहें। तो
बहुत कहने के लिए बाकी रह गया। भूमि व्यवस्था कैसी हो, इस पर घंटों बोली जा सकती है। वो कैसे भूमि की कल्पना करते थे। भूमि का कहते थे कि भूमि का दो ही काम है, हमारे लिए फल फूल भोजन दे और इंडस्ट्री के लिए कच्चे माल दे। तो उसको भी उन्होंने बहुत तरीके से समझाया है। लेकिन अब बहुत थक गए होंगे आप लोग, चाय पीने का भी समय हो गया होगा, तो इसके कहते हुए मैं वाणी को विश्राम देना चाहूँगा। लेकिन इसके पूर्व मैं हमारे जो जितने श्रोतागण जो देख रहे हैं मित्रों, उन सबको मेरे ओर से सादर प्रणाम, सभी लोगों को सादर नमस्कार जो इतना समय दिए। और विशेषकर हमारे डॉक्टर कैलाश कुमार मिश्रा जी, जिन्होंने हमें इस अपने विचार को रखने का मौका दिया, उनको तहे दिल से मैं शुक्रगुजार करता हूँ। ऐसे कैलाश मिश्रा जी भी वाणी की इनकी वैदग्ध्यता, वाणी की विलक्षणता, चातुर्यता और जो हैं, मैं उसमें क्या कहूँ, खुद विद्वान आदमी हैं। और मेरे जैसे एक सामान्य वक्ता को, जिसको न हिंदी बोलने आता है न अंग्रेजी बोलने आता है, मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूं। और मैं सहजानंद सरस्वती को भी नमन करते हुए वाणी को विश्राम देता हूं। धन्यवाद। यदि कोई कुछ पूछना चाहें तो व्यक्तिगत फ़ोन पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, उनकी जो होगी वो की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मिश्रा जी, आदेश है बंद करें।